हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं वेयर वी गोना रिवाइज द प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम 2014 टू 2024। तो इफेक्टिवली लास्ट 11 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम रिवाइज करेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सिलेबस के टॉपिक वाइज करेंगे एंड वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस एंड दिस इज द पार्ट वन ऑफ दैट सीरीज। ओके, सो now your question would be that why should we revise PYQs? ओके, आप बोलोगे कि भाई पहले से ही इतना सारा सिलेबस बचा हुआ है हमारा, स्पेक्ट्रम पढ़नी है, लक्ष्मीकांत पढ़नी है, जो टेस्ट सीरीज ऑलरेडी ले रखी है वो पढ़नी है, ठीक है, एनवायरनमेंट की बुक पढ़नी है, करंट अफेयर्स की मैगजीनें पढ़ी हैं वो पढ़नी है, ऊपर से रोज़ नया मटेरियल आया था मार्केट में वो पढ़ना है। तो ये PYQ क्यों पढ़ें हम? ऐसा क्या मिल जाएगा ये PYQ पढ़ने से कि हम बाकी चीज़ें छोड़ के इसको पढ़ें और ये तुम्हारा वीडियो देखें? तो ऐसा है कि PYQs को अटेम्प्ट करने के कुछ बेनिफिट्स हैं। वो बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। पहला बेनिफिट तो ये है कि PYQs अगर हम अटेम्प्ट करते हैं तो हमको एक पता चलता है पैटर्न कि यूपीएससी किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछ रही है। वो पैटर्न क्या है कि व्हाट आर द रिपीटेड थीम्स, कौन सी थीम जो है यूपीएससी फ्रिक्वेंटली पूछती है, कौन सी नहीं पूछती है। एंड नॉट ओनली थीम्स, अगर आप देखोगे कि सिमिलर सेट ऑफ क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं उनकी लैंग्वेज भी बहुत सिमिलर रहती है। जब हम एक क्वेश्चन करेंगे तो हमको पता चलेगा आगे, और दिस हेल्प्स अस इन अपकमिंग ईयर्स कि हमने उस टाइप का क्वेश्चन एक बार कर रखा है तो हमको पता है कि ये जो ऑप्शंस की लैंग्वेज है उसके बेसिस पे यूपीएससी ने क्या सही आंसर दिया था एंड व्हाट वाज द ट्रिक देयर। ठीक है, तो पहला बेनिफिट तो जो है पीवाई को अटेम्प्ट करने का ये है टू रिकॉग्नाइज पैटर्न, टू रिकॉग्नाइज द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चंस, हाउ यूपीएससी फ्रेम्स क्वेश्चंस। ओके, दूसरा ये है कि सिलेबस रिफाइनमेंट होता है इससे। अभी देखो यूपीएससी का सिलेबस जो है वो अथाह है। अभी जो पर्टिकुलर टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस। ठीक है, अभी मैंने यही क्यों चुना, जबकि यूपीएससी की प्रीलिम्स में सिलेबस तो है नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इश्यूज़। तो अभी ये तो इतना बड़ा टॉपिक है कि तुम अगर साल, डेढ़ साल, 2 साल तक इसको पढ़ते रहो तो भी ख़त्म ना होए। लेकिन PYQs हमको हेल्प करते हैं कि इस पर्टिकुलर सबसेट ऑफ द सिलेबस जो है इसमें से यूपीएससी कौन से क्वेश्चंस पूछती है। तो वो क्वेश्चन कौन से हैं? पहला है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके बारे में, उनकी ब्रीफ बैकग्राउंड, उनका करंट स्ट्रक्चर। दूसरा है कि वेरियस रिपोर्ट्स रिलीज बाय वेरियस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तीसरा है वेरियस इंडाइसेस। ठीक है, चौथा है सर्टेन कन्वेंशंस, सर्टेन ट्रिटीज दैट हैव बीन साइंड। और पांचवा है सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस जो न्यूज़ में है, जो बहुत पुरानी है लेकिन न्यूज़ में है। तो PYQ अटेम्प्ट करने का पहला बेनिफिट हो गया पैटर्न रिकॉग्निशन, दूसरा हो गया सिलेबस रिफाइनमेंट, तीसरा है कि अब देखिए कोई टॉपिक है, अभी हमको सिलेबस रिफाइन हो गया कि यूपीएससी इज आस्किंग रिगार्डिंग सर्टन ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे ब्रिक्स हो गया, EU हो गया। तो उस टॉपिक को कितना डीप में स्टडी करना है। अभी सपोज आपको लगा कि यूपीएससी ने एक बार ब्रिक्स पूछा हुआ है क्योंकि वो न्यूज़ में था, अभी हमको EU पूछना है, EU पढ़ना है क्योंकि EU इस बार न्यूज़ में, EU इज यूरोपियन यूनियन। तो PYQ पढ़ने से आपको पता चलेगा कि हाँ कितना डिटेल में उस टॉपिक को पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि बैठ के 7 दिन तक EU ही पढ़ रहे हैं कि EU कब पैदा हुआ, फिर उसके सब्सिक्वेंट कंट्रीज़ कौन से आए, कौन कौन सी ट्रिटीज़ हैं, ये फलाना ढिमकाना। क्योंकि क्वेश्चन आप देखोगे तो वो आपको पता चलेगा कि आपको बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, आपको जो है एक बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन कब बनी, उसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे, नए मेंबर कौन बने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो वो बॉडी रिलीज करती है, दूसरा कुछ उसकी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज और कन्वेंशन है वो, और पांचवा की वो काम क्या करती है। ये सब चीज़ें ही हमको पढ़नी होती हैं। तो PYQ से हमको ये पता चलता है कि इतना डीप में नहीं पढ़ना होता। अभी जैसे EU जो है वो 15, 16, 17 में ब्रेक्सिट के टाइम पे बहुत न्यूज़ में था, तब भी यूपीएससी ने बहुत सुपरफिशियल क्वेश्चन पूछे थे उससे, या पूछे ही नहीं थे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि PYQs हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ डीप यू नीड टू स्टडी एनी टॉपिक। ठीक है, फिर जो चौथा बेनिफिट है PYQ का वो ये है कि मतलब ऑल्दो ये बहुत कंट्रोवर्शियल है कि हमको एलिमिनेशन टेक्निक्स पता चलती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो ऑप्शंस जिसमें ओनली है, ओनली जहाँ लिखा हुआ है वो सही नहीं होता है, या साइंस एंड टेक में ऑल करेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आंसर होता है। ये सब चीज़ें मतलब समटाइम्स इट माइट हेल्प, क्योंकि अगर हमने PYQs पढ़े हैं तो हमको पता है कि ये लैंग्वेज का जो ऑप्शन है ये मोस्टली गलत होता है, बट इट्स नॉट द प्राइमरी रीजन।
ये एक बहुत ही, इसलिए मैंने इसको 4th नंबर पे लिखा है। और 5वां रीज़न ये है PYQ अटेम्प्ट करने का कि इट हेल्प्स एज ए कॉन्फिडेंस बूस्टर। अगर आपने पिछले 10-11 साल के PYQ सोल्व कर रखे हैं तो आपको पता है कि हाँ, मोटा मोटी मैंने जो चीज़ें कवर की हैं उससे मेरे PYQ सोल्व हो रहे, तो माई प्रिपरेशन इज़ गुड। सो दिस इज़ द रीज़न कि वी शुड अटेम्प्ट PYQs। एंड आई वुड से नॉट ओनली अटेम्प्ट, हमको मिनिमम 2 आइट्रेशन PYQs के करने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक वाइज, सेकंड इज़ फुल लेंथ। फॉर एग्जांपल टॉपिक वाइज आपने कर लिया कि इंटरनेशनल बॉडीज़ कर लिया, आपने हिस्ट्री टॉपिक वाइज कर लिया, ज्योग्राफी कर लिया, तो दूसरी आइट्रेशन में जो आपको क्या करना है कि आपको फिर ईयर वाइज करना है कि आज हमने 2014 का किया, आज 15 का किया, 16 का, इस टाइप से आपको करना है। तो दिस इज़ हाउ यू शुड गो अबाउट PYQs, ओके। ठीक है, तो ये तो बात होगी। अब तीसरा बात ये होगी कि भाई ठीक है, आपने बता दिया PYQs की इंपॉर्टेंस क्या है। अभी आपका बात क्यों माने हम, व्हाट आर योर क्रेडेंशियल्स। तो मैं भी, आई वॉज ऑल्सो ए सिविल सर्विस एस्पिरेंट, अभी मेरे अटैम्प्ट खत्म हो चुके हैं। आई हैव गिवन मल्टीपल प्रीलिम्स, मल्टीपल मेंस, एंड आई हैव अपीयर्ड फॉर सिविल सर्विसेज पर्सनैलिटी टेस्ट 5 टाइम्स। तो ऐसा नहीं है कि मैं जो कुछ बोलूँगा कि मैं ऐसे आउट ऑफ द ब्लू कुछ बोल रहा हूँ, ये मैंने जो अपने प्रिपरेशन जर्नी में एक्सपीरियंस किया है, दूसरा मैंने खुद भी थोड़ी बहुत रिसर्च की है, उसके बेसिस पे जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं, हम 2014 से स्टार्ट करेंगे। तो जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, उसमें मतलब 2014 में एक भी क्वेश्चन इस सब कैटेगरी में फॉल नहीं करता था। तो शुरू होते ही हमारा 1 साल ख़त्म हो चुका है। नाउ लेट्स कम टू 2015। 2015 में क्वेश्चन था, द फोर्टालेजा डिक्लेरेशन रिसेंटली इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू द अफेयर्स ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला ऑप्शन था एशियान, सेकंड था ब्रिक्स, थर्ड था OECD एंड फोर्थ था WTO, ओके। तो इसमें है, ऐसा है कि इसका सही आंसर जो था वो था ब्रिक्स। ब्रिक्स समिट हुई थी, उसमें ये डिक्लेरेशन साइन हुआ था। दैट वाज इन न्यूज़ ऑल्सो 2014 में, इट वाज इन न्यूज़ 2014-2015 में। तो नाउ व्हाट वी नीड टू डू विद दिस PYQ। पहला, हमको सही जवाब जानना है, दैट इज़ ब्रिक्स। तो पहला हमको ब्रिक्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि ब्रिक्स अगर एक बार पूछा गया है तो मतलब चांसेस हैं कि वो आगे भी पूछा जा सकता है, बिकॉज इट इज़ इन द बुक्स ऑफ UPSC। दूसरा, आप देखेंगे कि UPSC जो बाकी 3 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिखती है ना, वो ऐसे ही रैंडमली कुछ भी नहीं लिखती है। दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल्दो द राइट आंसर इज ब्रिक्स, बट एशियन, OECD एंड WTO ये भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो हमको ब्रिक्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, हमको ये 3 ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़नी है। तो लेट्स स्टार्ट विद ब्रिक्स। तो ब्रिक्स जो है, इट इज़ ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ओरिजिनली इट वॉज कंसीव्ड बाई जिम ओनील, एक इकोनॉमिस्ट था, उसने ब्रिक का एक एक्रोनिम दिया था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना विच आर एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज। तो इसका फर्स्ट समिट भी हुआ था, इट वॉज हेल्ड इन रशिया, 2009 में हुआ था। और 2010 में साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद ब्रिक बिकेम ब्रिक्स, ओके। तो दिस क्वेश्चन जो पूछ रहा है, द फोर्टालेजा डिक्लेरेशन, इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक जो तो वो बना था। इट वॉज क्रिएटेड इन 2015 विद अ सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ $100 बिलियन, ओके। तो अभी डिक्लेरेशन में कब हुआ ये डिक्लेरेशन, कौन से ऑर्गेनाइजेशन से है, वो तो है ही है। उस डिक्लेरेशन में क्या हुआ था, न्यू डेवलपमेंट बैंक बना था। इट इज़ अ बैंक ऑफ ब्रिक्स, जैसे वर्ल्ड बैंक है, इट इज़ अ बैंक ऑफ ऑल द मोस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ UN, ऐसे ही ब्रिक्स का बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। अभी जैसे मैंने बोला कि PYQs पढ़ने से हमको ये पता चलता है कि हमको कोई टॉपिक को कितने डीप में पढ़ना है। ब्रिक्स के बारे में हमको क्या पढ़ना है कि ब्रिक्स कब बना था और उसकी पहली समिट कब हुई थी। तो ब्रिक की पहली समिट 2009 में हुई थी, ब्रिक्स जब बना उसकी पहली समिट 2010 में हुई थी। इसके मेंबर्स तो पहले इनिशियल तो सबको पता है कि ब्रिक्स में 5 हैं, तो 5 मेंबर हैं वो, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। उसके बाद 5 नए मेंबर जो और जुड़ गए हैं, उनको मिला के हम ब्रिक्स प्लस बोल देते हैं। तो वो 5 नए मेंबर्स कौन से हैं, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड UAE, ठीक है। अभी ये सब कुछ चीज़ें हैं जो मतलब दीज आर फिलर पॉइंट्स, मतलब आपको याद रहे तो ठीक है, ना याद रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। कि ब्रिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है कि 45% ऑफ द पॉपुलेशन जो है ब्रिक्स रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट बॉडी। तो ग्लोबल स्पेस पे इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसकी वॉइस दैट शुड बी हर्ड एंड डिसीजन दे शुड बी टेकन सीरियसली। दूसरा, अराउंड 37.3% ऑफ वर्ल्ड GDP को भी रिप्रेजेंट करता है। अभी देखो EU इतनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, वो सिर्फ 14% ऑफ द GDP को रिप्रेजेंट करता है। G7 बोलते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है डेवलप्ड नेशंस की, वो 29.3% GDP को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ब्रिक्स जो है वो 37.3% ऑफ द वर्ल्ड GDP को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स विद द, अगर हम पॉपुलेशन फुटप्रिंट और GDP फुटप्रिंट देखें तो इट इज़ अ मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन दैन इवन G7 एंड EU, ओके, कीप दैट इन माइंड। अभी 2014 में
2014 टू 2015 की जो समिट थी उसके बारे में क्वेश्चन आया, तो रिसेंट समिट कहाँ हुई हमको यही पता होना चाहिए, ठीक है। तो 16 ब्रिक्स समिट जो हुई थी, इट वाज द फर्स्ट समिट विद एक्सपांडेड ब्रिक्स मेंबरशिप एंड इट वाज हेल्ड इन कजान, एंड इसमें कजान डिक्लेरेशन साइन हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो, हमको किसी बॉडी के बारे में क्या पता होना चाहिए, कब बनी, मेंबर कौन है, रिसेंटली क्या हुआ है उसमें, और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट बॉडी जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये सब, ठीक है। दिस इज़ ऑल वी नीड टू नो, उसके अलावा कुछ नहीं। ये एक पेज की जो स्लाइड है, इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन आएगा तो इसी में हो जाएगा, और नहीं ऐसा कुछ बहुत ही डीप में पूछेंगे तो फिर 10 स्लाइड पढ़ के भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमने ब्रिक्स पढ़ लिया। नाउ दिस इज़ अ फिगर की अगर आपको ज़्यादा याद रखना है तो ये जो रेड में है ये ओरिजिनल मेंबर्स हैं, ये जो ग्रीन वाले हैं ये एक्सपेंडेड मेंबरशिप के हैं, और ये येलो वाले जो हैं ये बोलते हैं कि भैया हमको भी ले लो, हमको भी खिला लो। तो ये मैप से अगर कुछ लोगों को ज़्यादा याद रहता तो मैंने मैप भी डाल दिया है। सो करेक्ट ऑप्शन जो ब्रिक्स था वो हमने पढ़ लिया है। अभी हमको क्या करना है, वी नीड टू, ओके, यहाँ एक चीज़ और रह गई है कि जो ये फोर्टालेजा डिक्लेरेशन था इसमें क्या बना था, उसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक बना था। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है, ये बैंक है कि इट वॉज फर्स्ट कंसीव्ड इन 2020 ड्यूरिंग ब्रिक्स समिट इन दिल्ली, बट इट केम इन टू लीगल एग्जिस्टेंस इन 2015। अभी ये बैंक कब बना, 2015 में बना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, चाइना में है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अब बैंक है तो फाइनेंस करेगा, क्या फाइनेंस करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये ब्रिक्स में ही नहीं, अदर इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग कंट्रीज में भी जो है ये करता है फाइनेंस। तो दिस बैंक इज़ नॉट एन एक्सक्लूसिव बैंक फॉर ब्रिक्स, ओके, दिस इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट। कब बना, क्या करता है, मेंबरशिप इज ओपन टू एनी मेंबर ऑफ द यूएन। ये क्वेश्चन में लाइन डाल सकते हैं कि ब्रिक्स मेंबरशिप इज न्यू डेवलपमेंट बैंक मेंबरशिप इज ओपन टू एनी मेंबर ऑफ द यूएन, ट्रू और फॉल्स। अभी गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है कि बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होते हैं, दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ द ब्रिक्स कंट्रीज एंड इट हैज़ ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वोटिंग पावर क्या है, वोटिंग पावर जो है जितना पैसा लगाओगे बैंक में उतनी वोटिंग पावर है। अभी इसमें एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैवेट क्या है कि ब्रिक्स जो ओरिजिनल ब्रिक्स था उसका न्यू डेवलपमेंट बैंक था, बाद में नई कंट्री भी ज्वाइन कर सकती है तो वो न्यू डेवलपमेंट बैंक भी आ सकते हैं। लेकिन कितने भी नए लोग ज्वाइन कर लें, जो 5 जो फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स है ना, उनका मिनिमम शेयर 55% से कम नहीं होगा, और 55% से कम उनका शेयर नहीं होगा ये मतलब उसका मतलब ये है कि इनका वोटिंग परसेंटेज भी मिनिमम 55% से कम नहीं होगा, ठीक है। तो दिस यू नीड टू कीप इन माइंड रिगार्डिंग न्यू डेवलपमेंट बैंक, दैट वाज द आउटकम ऑफ दिस फोर्टालेजा डिक्लेरेशन, ओके। सो वी हैव डन ब्रिक्स, नाउ द रियल गेम स्टार्ट्स। तो गो बियॉन्ड द करेक्ट ऑप्शन, हमको ब्रिक्स नहीं पढ़ना है, उसके बाद की बाकी जो 3 ऑर्गेनाइजेशन पूछी हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं। अभी आप देखोगे ये मतलब दीज आर ऑल्सो सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट जियो पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, ओके। तो पहला कौन सा है, एशियान। तो एशियान क्या है, 10 देश हैं। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंट ग्रुपिंग एम्ड एट प्रोमोटिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड रीजनल स्टेबिलिटी। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस में आपको यही वर्डिंग मिलेगी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक, रीजनल स्टेबिलिटी, ओके। अमंग इट्स मेंबर, अपने मेंबर्स में तो करेंगे करेंगे, बाकी दुनिया में भी करेंगे। इसमें बाकी दुनिया का मतलब है कि अदर कंट्रीज इन एशिया, क्योंकि ये एशिया की ऑर्गेनाइजेशन है। अब वही बात कब एस्टेब्लिश हुई, 1967 में इन बैंकॉक विद द साइनिंग ऑफ द एशियन डिक्लेरेशन। इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन भी बोलते हैं क्योंकि बैंकॉक में साइन हुआ था बाई 5 मेंबर्स, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। बाद में जो है बाकी मेंबर्स भी आ गए इसमें, ठीक है, ये जो कंबोडिया, ब्रुनई, ये सब, ठीक है। तो ये मैप है, इसमें ये 10 देश हैं, ये देख लेना आप कौन कौन से हैं। मोस्टली जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं सारे हैं इसमें लगभग। अभी कब एस्टेब्लिश हुआ, 1967 बैंकॉक डिक्लेरेशन से। हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता। इसकी समिट होती है, एनुअली होती होगी, कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी समिट भी होती होगी। और चेयर कौन करता है, एनुअली विद रोटेटिंग प्रेसिडेंसी, जो G20 में भी होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो ठीक है, इंपॉर्टेंट बात हो गई। अभी एशियन बॉडी है, इंडिया से उसका क्या चल रहा है अभी, वो भी हमको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको पता होगा कि उस टाइम पहले तक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इट वाज वेरी मच इन न्यूज़। इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एग्रीमेंट बिटवीन एशियन मेंबर्स एंड इट्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर्स। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर्स हैं इसके, कौन से हैं, 6 हैं। 5 तो ये हैं, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया, और छठा है इंडिया। तो मतलब 10 देशों के बीच में ये साइन होने वाला था, 15 देशों में, सॉरी, 10 एशियान के और 6 इसके जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर्स थे उनमें। तो 6 में 5 हैं, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, छठा इंडिया था। तो इसकी नेगोशिएशन 2012 में शुरू हुई थी,
इट वॉज ऑफिशियली साइड इन नवंबर 2020, लेकिन इंडिया ऑल्दो इट वॉज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ RECP, बट 2019 में इंडिया ने बोला कि इसके जो कंडीशंस और क्लॉजेज हैं RCEP के, वो दे आर डेट्रीमेंटल टू आवर डोमेस्टिक इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर एंड डेयरी इंडस्ट्री स्पेशली। ओके, तो हम जो है भैया इसको साइन नहीं करेंगे, हमको होगा इससे नुकसान। ठीक है, तो जब 16 में से एक देश चला गया तो 15 देश बचे। तो वही मैंने नीचे लिखा, इंडिया डिसीजन टू एग्जिट द RCP वॉज बेस्ड ऑन कंसर्न्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑन इट्स डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो आपसे कोई पूछे कि रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो थी वो क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो बोल दो एशियन। कौन कौन है उसमें, तो 10 तो एशियन के लोग हैं और 5 जो हैं चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, जो उसके फ्री ट्रेड पार्टनर्स है। वो छठा जो फ्री ट्रेड पार्टनर है इंडिया, उसने बोला हम साइन नहीं करेंगे इसको। ठीक है, तो ये ब्रिक्स हो गया, एशियन हो गया। व्हाट इज़ OECD एंड व्हाट इज़ WTO, इसको भी पढ़ लेते हैं हम। तो OECD क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल मतलब बिटवीन गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट नेशंस। इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस फाउंडेड टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड वर्ल्ड ट्रेड। तो वही करेगी भाई, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है तो वो तो यही बोलेगी कि इकोनॉमी बढ़े। अभी इसमें ये लाइन जो है ये मोस्टली मैंने देखी है कि क्वेश्चंस में आती है कि मोस्ट OECD मेंबर्स आर हाई इनकम इकोनॉमीज with a very high HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड आर रिगार्डेड एज डेवलप्ड कंट्रीज। रिगार्डेड ही है वैसे मोस्टली, बहुत सारे इसमें ऐसे भी मेंबर हैं जो है नहीं डेवलप्ड। ठीक है, इट वाज फाउंडेड इन 1961 विद इट्स हेडक्वार्टर एट पेरिस, फ्रांस एंड टोटल मेंबरशिप इज 38। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कब एस्टेब्लिश हुई, हेडक्वार्टर कहाँ है, क्या काम करती है, और अगला आ गया इंडिया। तो भारत जो है भैया इसका मेंबर है नहीं, बट एज इंडिया इज़ अ वेरी बिग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, थर्ड लार्जेस्ट, तो वी आर इट्स की इकोनॉमिक पार्टनर। तो हर ऑर्गेनाइजेशन की जैसे कब एस्टेब्लिश हुई, हेडक्वार्टर कहाँ है, क्या करती है, और इंडिया उसका मेंबर है कि नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये OECD मेंबर्स हैं, ये मैप में जो दिख रहे हैं आपको, ये आप देख लेना। वैसे पूछेंगे नहीं कि कौन सी कंट्री है कि नहीं है, अगर वो पूछेंगे तो ये पूछेंगे कि इंडिया है कि नहीं है, तो आपको पता है इंडिया नहीं है। देन WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल, वैसे ही जैसे OECD है ऑर्गेनाइजेशन दैट रेगुलेट्स। अब WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या करती होगी, ट्रेड को रेगुलेट करती होगी कि भाई टैरिफ बैरियर मत लगाओ, नॉन टैरिफ बैरियर मत लगाओ, खुल के ट्रेड करो, सब कंट्रीज़ को मौका दो, लीस्ट डेवलप कंट्रीज को ज़्यादा मौका दो, डेवलप कंट्रीज थोड़ा पीछे हटो, ये सब करती होगी। विच फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशंस ऑपरेटिंग इन ए मेंबर ड्रिवन मतलब कि सब मेंबर बैठ के फैसला लेते हैं, ऐसे नहीं कि कोई एक आदमी बोलता है तुम ये करो और सबको करना होता है। मेंबर ड्रिवन मतलब कंसेंसस बेस्ड डिसीजन, डेमोक्रेटिक डिसीजंस। ओके, कब एस्टेब्लिश हुई भैया, ये बनी 1995 में। अब ये इंपॉर्टेंट है बहुत। अंडर द 1994 मरक्कस एग्रीमेंट द WTO इज ए सक्सेसर टू द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गैट। ये गैट बना था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में, जब ये सब बॉडी सब बनी थी, वर्ल्ड बैंक, IMF, गैट, ये सब एक साथ बने थे, विच वॉज एस्टेब्लिश इन द वेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है दुनिया में जो इकोनॉमी तबाह हो गई थी, तो उस इकोनॉमी को सही करने के लिए बहुत सारी बॉडीज बनी थी। उसमें WTO का जो पेरेंट बॉडी है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, वो बनी थी। उसके बाद ये कुछ इसमें लिमिटेशंस थी जो हम आगे पढ़ेंगे। तो एक उरुग्वे राउंड ऑफ निगोशिएशन स्टार्ट हुए जो 1986 से 1994 तक चले, और जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड को चेंज करके इन्होंने नाम कर दिया भैया WTO। ठीक है, क्यों था, फ्रॉम 1948 टू 1994 द गैट प्रोवाइडेड द रूल्स फॉर मच ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, वेयर इज गैट मेनली डेल्ट विद ट्रेड इन गुड्स। अभी गुड्स ट्रेड थी पहले, उसके बाद सर्विस सेक्टर रिवोल्यूशन आया तो सर्विस की ट्रेड भी होने लगी, दिस ऑल द IT बूम एंड ऑल। तो WTO जो है वो गुड्स के साथ साथ सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भी गवर्न करता है। ओके, सो इट कवर्स गुड्स, सर्विसेज एज वेल IP। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। और या दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया की सबसे बड़ी है ये भैया इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ये। अब कितने मेंबर स्टेट्स हैं वो कोई ठीक नहीं है, अब इतनी बड़ी है तो होंगे 160 170। तो इंपॉर्टेंट ये है, इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर एंड इट रिप्रेजेंट 98% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। ठीक है, अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें एक ये भी है कि इट इज़ द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड। एक ही है भैया ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड को गवर्न करने के लिए, बाकी रीजनल हो सकती हैं, जैसे अभी हमने RCP पढ़ा, उसके बारे में अगर ये ऐसा स्टेटमेंट लिख दे कि इट इज़ द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी RCP है,
बट डज इट डील विद ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड? नो, आरसीईपी डील्स विद रीजनल रूल्स ऑफ ट्रेड, डब्ल्यूटीओ डील्स विद पूरी दुनिया, ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड। बाकी ये सब जो मैं लाइन लिख रहा हूँ ये सब मैं इसलिए उठा के लाया हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन में पूछे गए हैं कि इट इज़ वेदर दिस ऑर्गेनाइजेशन ए पार्ट ऑफ यूएन और नॉट। तो भैया ये पार्ट नहीं है, हाउएवर इट हैज़ मेंटेन स्ट्रॉन्ग रिलेशंस विद द यूएन। तो अगर आपको ऑप्शन में आए कि डब्ल्यूटीओ इज़ ए पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, तो आपको करना है नहीं भैया, गलत है ये स्टेटमेंट, ठीक है। अभी डब्ल्यूटीओ जो है उसको मतलब गवर्नेंस कैसे होती है? गवर्नेंस में इसमें हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, इसमें एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है जो इसकी मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, और उसमें क्या है, हर 2 साल में कॉन्फ्रेंस होती है। वो हर 2 साल में जो है लोग मिलते हैं नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव, और वो आप डिस्कस करते हैं। तो लेटेस्ट जो 13 हुई थी, 13th, इट वॉज हेल्ड इन अबू धाबी 2024 में। अभी नेक्स्ट 2026 में होगी, ठीक है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है 2 साल में मिलती है हर बार, लेकिन डे टू डे अफेयर्स के लिए भी कुछ चाहिए। तो डे टू डे अफेयर्स के लिए जो है जनरल काउंसिल है, इट्स हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। और जैसे आपको पता है कि इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो सब देश से लोग आएंगे इसमें, हर एक कंट्री जो है अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजेगी। तो इट हैज़ द अथॉरिटी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस तो 2 साल में एक बार मिलती है, लेकिन उसके बिहाफ पे डे टू डे डिसीजन कौन लेती है? जनरल काउंसिल। और ये जनरल काउंसिल जो है अंडर डिफरेंट रूल्स, कभी कभी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के रूप में मिलती है और कभी कभी ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी के रूप में भी मिलती है, ठीक है। तो इसके गवर्नेंस में 4 चीज़ें मेन है: मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, डब्ल्यूटीओ जनरल काउंसिल, जो कभी कभी ऑल्सो एक्ट एज ए डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, एंड ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, ठीक है। तो दिस इज हाउ डब्ल्यूटीओ गवर्न्स। अभी इसके कुछ एग्रीमेंट्स हैं। सबसे पहला तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, देन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, क्योंकि डब्ल्यूटीओ जो है वो गवर्न्स इन सर्विसेज एज वेल एज आईपी, देन ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ओके, देन ट्रिम्स, देन एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ग्लोबल ट्रेड स्पेशली फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। देन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। टेक्निकल बैरियर्स मतलब कि आप किसी कंट्री से कुछ इंपोर्ट कर रहे हो या कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो जो जिस कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो कंट्री बोलेगी नहीं यार, तुम्हारी गाड़ी जो है इसमें सीटों की लेंथ इतनी होनी चाहिए, उसमें ये डैशबोर्ड लगा होना चाहिए, दीज आर टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, तभी हम जाके उसको अलाउ करेंगे। दीज आर टेक्निकल बैरियर्स। कि अब सपोज़ करो कि अमेरिका को ऐसा बोलना है कि यहाँ से टाटा की कोई गाड़ी नहीं आए, तो मैं कुछ ऐसा बोल दूँ जो टाटा की गाड़ी में नहीं होता। कि सपोज टाटा की गाड़ी में 2 सीट बेल्ट होती है, तो मैं बोलूँ नहीं, हमको तो 7 सीट बेल्ट वाली गाड़ी चाहिए, वरना हम इंपोर्ट नहीं करेंगे उस गाड़ी को, वरना उस पर टैरिफ लगा देंगे। तो दीज आर टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, जिससे वहाँ की डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्लो करे, फ्लरिश करे, और बाहर की कंट्रीज़ को नुकसान हो। तो ये हटाने के लिए भी एक एग्रीमेंट है, दैट इज़ टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड। अब सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मतलब कि साफ़ सफाई रखो भाई, जो वहाँ से फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो आ रहे हैं उनमें मतलब जो सैनिटरी स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन हो। ये सब एग्रीमेंट्स हैं। ये सब एग्रीमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट जो है वो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, जो मोस्टली यूपीएससी में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। तो इसके 3 पिलर्स हैं। पहला है मार्केट एक्सेस, दूसरा है डोमेस्टिक सपोर्ट, और तीसरा है एक्सपोर्ट सब्सिडीज़। मार्केट एक्सेस मतलब कि मार्केट एक्सेस कमिटमेंट्स आउटलाइन दी आर्टिकल 4, ये आपको याद नहीं करना है। इट एम्स टू एलिमिनेट एंड प्रिवेंट फ्यूचर नॉन टैरिफ बैरियर्स, ठीक है। नॉन टैरिफ बैरियर्स मीन्स कोटा, टैरिफ बैरियर्स मीन्स टैरिफ की एक 100 रुपये की चीज़ पे 25% टैरिफ लगाऊंगा, 125 की हो जाएगी। नॉन टैरिफ बैरियर्स मीन्स कोटा, कि इससे ज़्यादा, इस परसेंटेज से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं आ सकती, ठीक है। दिस एग्रीमेंट एम्फेसाइजेज टैरिफिकेशन कवरिंग नॉन टैरिफ बैरियर्स लाइक कोटा इनटू टैरिफ्स, ओके। डोमेस्टिक सपोर्ट, डोमेस्टिक सपोर्ट मतलब कि किसी भी देश की गवर्नमेंट जो है वो वहाँ की लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए कुछ सब्सिडी देती है, कुछ इनपुट सब्सिडी, कुछ प्रोडक्ट बेस्ड सब्सिडी। जैसे इंडिया में एग्रीकल्चर में हमारे एमएसपी का कॉन्सेप्ट है कि तुम्हारी जो प्रोडक्शन होगा उसको हम खरीदेंगे, इतने पैसे में खरीदेंगे, गेहूँ 2500 में खरीदेंगे, बाजरा 2200 में खरीदेंगे, जो भी है, दैट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एंड इनपुट सब्सिडी के, हाँ यूरिया सस्ता देंगे, ये सब, ठीक है। विच आर प्रोवाइडेड एट डोमेस्टिक लेवल इधर डायरेक्टली और प्रोडक्ट स्पेसिफिक, और बोथ। डायरेक्टली मतलब इन यूरिया, प्रोडक्ट स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, और बोथ मतलब दोनों भी हो सकते हैं, एग्रीकल्चर में दोनों होते हैं। तो ये सब्सिडी जो होती है ना, ये 3 बॉक्सेस में इनको क्वालिफाई मतलब डिस्टिंग्विश करते हैं, ग्रीन, ब्लू और एम्बर। ग्रीन आर अलाउड, और बाकी जो है इनमें कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं ब्लू और एम्बर में। अभी ये मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ डिटेल में, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। एंड क्यों पूछा गया था, जब 2015-16 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तब इट वॉज वेरी मच इन न्यूज़। देन ऑल्सो यूपीएससी आस्ट कि ये जो ग्रीन ब्लू एम्बर है वो कौन सी बॉडी से रिलेटेड है। तब भी उसने ये पूछा था कि ग्रीन कौन सी होती है, ब्लू कौन सी होती है, एम्बर कौन सी होती है। तो समझ रहे हो आप कि पीवाईक्यू से हमको क्या बेनिफिट हुआ। अभी कल को मैं बैठ के यहाँ पे आधे घंटे का वीडियो सिर्फ इन तीनों को एक्सप्लेन करने के लिए बना सकता हूँ, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो एग्रीकल्चर
एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है WTO में, उसमें डोमेस्टिक सपोर्ट में 3 डिफरेंट सब्सिडी जो है उनको 3 डिफरेंट बॉक्सेज में डिवाइड किया गया है, ग्रीन, ब्लू और एम्बर, दैट्स इट। फिर एक्सपोर्ट सब्सिडी, एक्सपोर्ट को प्रमोशन के लिए सब्सिडी होती है। तो आपको बस इतना रखना कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के 3 पिलर हैं, उसमें मार्केट एक्सेस है, डोमेस्टिक सपोर्ट है, डोमेस्टिक सपोर्ट में ग्रीन, ब्लू, एम्बर है और एक्सपोर्ट सब्सिडी है, दैट्स इट। दिस इज ऑल यू हैव टू रिमेंबर, ओके। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा पहला ये हो गया। हमने एशियान डिस्कस कर लिया है, ब्रिक्स डिस्कस कर ही लिया है, OECD कर लिया है, WTO कर लिया, ठीक है। अभी ये पहला ही क्वेश्चन है, अभी आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तब से आपको पता चलेगा कि जो हमने डिस्कस किया वो कैसे काम आ रहा है हमारे आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2015 का जो है वो है ये, विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN। ये जो भी UPSC की तैयारी करता है सबको पता है IUCN क्या होता है। एंड द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। पहला है IUCN इज एन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। मैंने आपको बोला था ना WTO के बारे में कि WTO इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ UN। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि UPSC ऐसे स्टेटमेंट्स डालती है कि वेदर दिस ऑर्गेनाइजेशन इज पार्ट ऑफ UN और नॉट, ठीक है। एंड साइट्स इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स, ये पहला स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा है IUCN रन्स थाउजेंड्स ऑफ फील्ड प्रोजेक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड टू बेटर मैनेज नेचुरल एनवायरमेंट्स। तीसरा है साइट्स इज लीगली बाइंड ऑन द स्टेट्स दैट हैव जॉइंड इट बट दिस कन्वेंशन डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ नेशनल लॉज। अभी कौन सा करेक्ट है? देखो दूसरा जो है ना ये बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है। IUCN जो है वो यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, तो डेफिनेटली इसको कुछ डेटा चाहिएगा, कुछ बात बताने के लिए कि हाँ दिस स्पीसीज इज थ्रेटन्ड या यहाँ पे दिस फ्लोरा एंड फोना इज थ्रेटन्ड, तो प्रोजेक्ट तो रन करेगी ना। अब थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्ट तो बहुत आम बात है, मतलब एक देश में अगर 200 प्रोजेक्ट भी हो गए तो 5 देश में भी 5 देश में ही हो गया 1000 प्रोजेक्ट। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब बहुत जनरल स्टेटमेंट है और इसके गलत होने के चांसेस बहुत कम है। तो जहाँ जहाँ 2 नहीं है उसको तो काट दो, इसको काट दो, इसको काट दो, तो बचे B और D। अब B और D में 2 और 3 है, तो 1 को बारे में देखना हमको। 1 में क्या आ गया? IUCN इज एन ऑर्गन ऑफ द UN। अब देखो IUCN जो है इट्स नॉट एन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। इट्स एन इंडिपेंडेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्दो इट शेयर्स अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद द UN, कि ये अपनी रिपोर्ट्स वगैरह UN को शेयर करती है, बट इट इज़ नॉट अ ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन का मतलब हुआ कि यूनाइटेड नेशन ने स्पेशली इसको किसी चीज़ के लिए बनाया है, ऐसा नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 जो है इट इज़ रॉन्ग। और आपको इतना पता है तो भी आपका एक क्वेश्चन हो जाता है कि सही पहला गलत है, तो B, 2 and 3 इज़ द करेक्ट आंसर। बट फिर भी ये दोनों जो चीज़ें आई हैं IUCN एंड साइट्स, इसको हम पढ़ लेते हैं। IUCN है द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, तो इम्प्लिसिटी है नाम में, एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। इट इज़ अ मेंबरशिप यूनियन एंड इज यूनिकली कंपोज्ड ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसमें सिर्फ गवर्नमेंट्स नहीं होती, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट प्रोवाइड्स पब्लिक, प्राइवेट एंड NGOs विद द टूल्स एंड नॉलेज, और नॉलेज कहाँ से आता है? थाउजेंड्स ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स दैट इट डज एवरी ईयर इन डिफरेंट कंट्रीज दैट अनेबल, इन रिसोर्सेज से नेचुरल कंजर्वेशन होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर इंटरलिंक्ड, एंड ह्यूमन प्रोग्रेस टू टेक प्लेस टुगेदर। अभी ये क्या करती है बता दिया। कब बनी भैया? 1948 में बनी। इट हैज़ इवोल्व इनटू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स एनवायरमेंटल नेटवर्क बाय हार्नेसिंग द एक्सपीरियंस, रिसोर्स एंड रीच ऑफ इट्स 1400 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन। 1400 मेंबर कैसे हुए? देश हो गए 200-210 तो देश हो गए, बाकी NGOs हो गए। इट इज़ द ग्लोबल अथॉरिटी ऑन द स्टेटस ऑफ नेचर एंड मेजर्स नीडेड टू सेफ गार्ड इट, ठीक है, ये तो ठीक है, जनरल स्टेटमेंट है। अभी IUCN जो है ना उसके बारे में मैंने बताया था कि ऑब्जर्वर स्टेटस है, कंसल्टेटिव स्टेटस है, आपस में बात करते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं, बट इट इज़ नॉट एन ऑर्गन ऑफ UN, ठीक है। दिस इज हाउ स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। अगर आपको इतना पता होता तो भी ये क्वेश्चन कर देते आप, ठीक है। IUCN जो है वो फेमस है रेड लिस्ट निकालने के लिए। रेड लिस्ट में क्या होता है कि किसी भी स्पीसीज़ के डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं बेस्ड ऑन इट्स एक्सटिंक्शन रिस्क। उसमें जो सबसे मतलब थ्रेटनिंग क्राइटेरिया है दैट इज़ एक्सटिंक्ट, देन मतलब ये ख़त्म ही हो गई है, कहीं नहीं है। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड मतलब कि कहीं जू वगैरह में या किसी कंजर्वेटिव स्पेस में ही है, वाइल्ड में ख़त्म हो चुकी है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब इसकी पॉपुलेशन एक सर्टेन नंबर से नीचे जा चुकी है, उससे कम गंभीर है एंडेंजर्ड, देन वनरेबल, देन नियर थ्रेटेंड, देन लीस्ट कंसर्न,
एंड देन कुछ में डाटा डेफिशिएंट होता है इसलिए इसको क्लासीफाई नहीं कर सकते, और कुछ स्पीसीज उनको इवेल्यूट नहीं करते। ये नो है, ये एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे हम, एनवायरनमेंट के पीवाईक्यूज में। लेकिन ऑल दो IUCN आया इसलिए मैंने बता दिया कि IUCN इज ऑल्सो ए ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू रिलीजिंग ऑफ दिस रेड लिस्ट। ओके, सो IUCN हो गया। साइट्स क्या है? साइट्स में लिखा है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। कन्वेंशन मतलब समझौता, कि हाँ भैया हम मिल बैठ के ये बात कर रहे हैं कि अब से हम ऐसा करेंगे और ऐसा नहीं करेंगे। दैट मीन्स कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उसके, ठीक है। साइट्स इन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स दैट एम्स टू एंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। भैया ऐसी चीज़ों का ट्रेड मत करो जो पहले से ही विलुप्त होने के कगार पे हैं, विच आर ऑलरेडी थ्रेटन्ड, उनके बारे में ध्यान रखो। अब ठीक है, क्या करती है हमने देख लिया। कब बनी भैया? 1971 में अडॉप्ट हुआ, एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1975, क्योंकि अडॉप्ट होने के बाद सब एक मिनिमम नंबर ऑफ नेशंस हैं जो उसको रेटिफाई करते हैं, तब जाके वो फोर्स में आती है, उसमें 2 साल लग गए होंगे। 184 मेंबर पार्टीज हैं, वो मोस्टली गवर्नमेंट्स होंगी। IUCN में 1400 क्यों हैं? क्योंकि इसमें NGOs भी हैं, लेकिन इसमें सिर्फ गवर्नमेंट्स ही हैं, तो इसमें 144 मेंबर्स हैं। एंड ट्रेड इज रेगुलेटेड इन मोर देन 38,000 स्पीसीज, ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में था, ऑल्दो साइट्स इज लीगली बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, इन अदर वर्ड्स दे हैव टू इम्प्लीमेंट द कन्वेंशन, इट डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ नेशनल लॉज। अभी ये स्टेटमेंट अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको पता होना चाहिए कि भैया कोई भी कन्वेंशन देश के जो उसके नेशनल लॉज हैं उनका प्लेस कैसे ले सकता है। नेशनल लॉज दे आर बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री, इंटरनेशनल लॉज दे आर बेस्ड ऑन कन्वेंशन, दे आर बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो दे आर लीगली बाइंडिंग, दैट मीन्स अगर एक देश ने कोई कन्वेंशन को रेटिफाई किया, दैट मीन्स ही इज ऑब्लिगेटेड टू फुलफिल द नॉर्म्स एंड द रूल्स ऑफ दैट कन्वेंशन, बट दीज कन्वेंशन कैन नेवर टेक द प्लेस ऑफ नेशनल लॉज। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अगर दूसरी किसी बॉडी के बारे में या कन्वेंशन के बारे में आए तो भी वो गलती होगा, ठीक है। अभी साइट सेक्रेटरी इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय UNEP, ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। और कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में, क्योंकि UNEP का भी वही है। और इसमें अपेंडिक्स होते हैं बेस्ड ऑन जो ट्रेड को कौन कौन सी जो स्पीसीज हैं उनके थ्रेटनिंग लेवल के बेसिस पे। तो ये आपको मतलब ध्यान रखना है कि अपेंडिक्स 1, 2, 3 कौन सी कन्वेंशन में आते हैं, इतना ही बस, ठीक है। तो साइट्स हो गया, IUCN हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, हमारा जो टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट एंड इंडाइसेस ऑल है, ठीक है। ठीक है भैया, एशियन डेवलपमेंट बैंक निकालता है क्या? पता नहीं। यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट निकालता है क्या? पता नहीं। द US फेडरल रिजर्व बैंक, ये भी बहुत चर्चा में आजकल, वो निकालता है कि नहीं? द वर्ल्ड बैंक निकालता है कि नहीं? वर्ल्ड बैंक निकालता है शायद, तो इसका सही जवाब है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं भैया वर्ल्ड बैंक और क्या करता है, क्या पता आगे भी कभी पूछ ले। तो द वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन दैट फंड्स डेवलपिंग कंट्रीज टू सपोर्ट डेवलपमेंट। देखो वर्ल्ड बैंक के बारे में एक ट्रिक है, कभी भी कोई क्वेश्चन आता है ना, अगर उसमें बहुत बार बार डेवलपमेंट आ रहा है ना, पॉवर्टी प्रोस्पेरिटी डेवलपमेंट, तो मतलब समझ लो वर्ल्ड बैंक का काम है वो, ठीक है। और कहीं कहीं जहाँ पे उसके अलावा चीज़ें आ रही हैं जैसे कि स्ट्रक्चरल चेंजेस, ये सब चीज़ें, तो वो IMF है, तो वो भी आगे पढ़ेंगे हम। इट इज़ एफिलिएटेड विद द UN, ठीक है, दो इट इज़ नॉट अकाउंटेबल टू द जनरल असेंबली, मतलब उससे जुड़ी हुई है लेकिन अकाउंटेबल नहीं है, मतलब जनरल असेंबली और सेक्रेटरी काउंसिल दोनों के। इट वॉज फाउंडेड इन, मैंने बोला था कि ये WTO के जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, GATT और वर्ल्ड बैंक IMF, ये एक आसपास ही एस्टेब्लिश हुए थे। तो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में, जिसे UN मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, और दूसरा जहाँ उसको बोलते हैं ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इसी में वर्ल्ड बैंक और IMF जो है वो बने थे। इट वॉज कन्वीन टू एस्टेब्लिश ए न्यू पोस्ट कोल्ड वर्ल्ड वॉर II इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, क्योंकि इकोनॉमी जो है पूरी तरह धराशायी हो चुकी थी, पूरी तरह कोलैप्स हो चुकी थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर II। So we needed new organizations, new institutions to revive that economy and to support global trade and development, okay? तो इसने अपना ऑपरेशन 46 में स्टार्ट किया। इसका ऑफिशियल नेम जो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट था, लेटर इसको वर्ल्ड बैंक में बोल दिया गया, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? DC में है। IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सबका वही है। IMF का भी बताएंगे आगे। मेंबर कंट्रीज जो है 189 है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर, ओके। सो दिस इज़ अबाउट वर्ल्ड बैंक। अभी उसमें कन्फ्यूजन क्या होता है अबाउट स्टूडेंट की, वर्ल्ड बैंक क्या है और वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में क्या है कि टू बिकम ए मेंबर ऑफ द बैंक द कंट्री मस्ट फर्स्ट ज्वाइन IMF, कि भैया पहले IMF में ज्वाइन करो, उसके बाद वर्ल्ड बैंक में आओगे तुम, ठीक है। ये मेंबरशिप इन IDA, IFC एंड MIG आर कंडीशनल ऑन मेंबरशिप ऑफ IBRD,
या क्या है तीनों अगली स्लाइड में पढ़ेंगे हम। तो इसके गोल्स क्या हैं, जैसे मैंने क्या बोला था, देखो डेवलपमेंट आता है, पॉवर्टी आता है, शेयर्ड प्रोस्पेरिटी आता है। ये सब कहीं भी आए तो मतलब समझ लो कि भैया ये वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है। वर्ल्ड बैंक के गोल्स हैं कि एक्सट्रीम पॉवर्टी 2030 तक खत्म कर दो भैया, शेयर्ड प्रोस्पेरिटी ऑफ द पुअरेस्ट 40% ऑफ द पॉपुलेशन इन ऑल कंट्रीज, लाइक एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। वोटिंग पावर जो है कि कितना तुम कैपिटल सब्सक्राइब कर रहे हो, और कितना कैपिटल सब्सक्राइब करोगे वुड बी बेस्ड ऑन तुम्हारी कितनी बड़ी इकोनॉमी है, कितनी बड़ी तुम्हारी जीडीपी है। इसका क्या मतलब हुआ कि बड़े देशों के पास ज़्यादा पावर है, तो आप देख सकते हो यूएस जो है इसका लार्जेस्ट स्टेक होल्डर है 16%, जापान 7%, जर्मनी 4%, यूके 4% एंड फ्रांस 4%। ठीक है, अभी देखो आप बोलोगे कि यूएस 16% है तो दूसरे नंबर पे तो चाइना आना चाहिए कि वो बड़ी इकोनॉमी है, वो नहीं आ पा रहा क्योंकि इसमें रिफॉर्म नहीं हो पा रहे हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 गवर्नेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, वो चेंज नहीं हुआ अब तक। अभी हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप मतलब देखो, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मतलब दिस, एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन मतलब दिस, इन सबको मिला के बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इनमें बाकी इस तीन को भी मिला देंगे ना, इनमें इसमें जोड़ देंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन सॉरी, द मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी और द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इन तीन को और जोड़ देंगे तो इन पांचों को मिला के बोलेंगे वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ओके, ये दो हैं, इनको मिला के बोलते हैं वर्ल्ड बैंक, इन तीन को भी मिला देंगे तो बन जाएगा वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है, अब ठीक है, ये तो बात हो गई। इंडिया का क्या है भैया, इंडिया जो है वो इसको छोड़ के बाकी चार की मेंबर है, ये चार की इंडिया मेंबर है, इसकी नहीं है। ठीक है, और ये मतलब ठीक है, ये सब तो आपको याद रखना जरूरी है, नहीं है याद रह जाए तो ठीक है कि ये बाकी तीन ऑर्गेनाइजेशन की इंडिया फाउंडिंग मेंबर भी है। तो वर्ल्ड बैंक में क्या याद रखना है, डेवलपमेंट, पॉवर्टी, प्रोस्पेरिटी, कब बना, वर्ल्ड बैंक बोलते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और आईडीए को मिला के उसमें अगर हम ये बाकी तीन चीज़ और मिला लेंगे तो उसको बोलेंगे वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है, वर्ल्ड बैंक में इंडिया जो है वो तीन ऑर्गेनाइजेशन में फाउंडिंग मेंबर है, इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, अब याद रखने के लिए इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि वर्ल्ड बैंक कुछ रिपोर्ट्स निकालता है कि भाई ये क्या करते हैं, ये लोन वोन तो देते हैं वो सब ठीक है, लेकिन बैठे बैठे रिसर्च भी करते हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो उसके बेसिस पे ये बैठे बैठे वहाँ रिपोर्ट निकालते हैं। तो उसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है ना, वो है वर्ड, देखो मैंने बोला था डेवलपमेंट जहाँ आ जाए ना, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, रेमिटेंस एंड माइग्रेशन रिपोर्ट। रेमिटेंस एंड माइग्रेशन वो बोलता है कि भाई बाहर के लोग कितना पैसा भेज रहे हैं अपने देश में, अपनी पेरेंट कंट्री में। ये जो क्वेश्चन था ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। ठीक है, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी मैंने बोला था ना, पॉवर्टी शेयर्ड प्रोस्पेरिटी जहाँ आ जाए उसको समझ लो वर्ल्ड बैंक है। फाइनेंशियल डेवलपमेंट, जहाँ डेवलपमेंट आ गया वर्ल्ड बैंक है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में ये निकालता है। गवर्नेंस, गवर्नेंस इज ऑल्सो रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, द वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स, ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट। और एक ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो इसकी सबसे फेमस रिपोर्ट थी, जो डिसकंटिन्यू होगी क्योंकि लगा कि भैया ये जो है ये ट्रू पिक्चर रिप्रेजेंट नहीं करती है, इट इज़ अ फॉल्टी पैरामीटर बेस्ड रिपोर्ट, तो ये जो है डिसकंटिन्यू हो गई है। तो ये वर्ल्ड बैंक की कुछ फेमस रिपोर्ट्स हैं। तो ये 3 स्लाइड में आपका वर्ल्ड बैंक खत्म, सॉरी 4 स्लाइड में। ठीक है, उसमें और एक चीज़ थी यूएस फेडरल रिजर्व। तो ये जो है यह अभी बहुत चर्चा में है, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो बोलते हैं कि ये काम नहीं करता है, इन्फ्लेशन इनसे काबू में नहीं आ पा रहा है, फिर भी ये रेटें कम नहीं कर रहे हैं। तो द फेडरल रिजर्व जो है हमारे आरबीआई है, वैसे वहाँ फेडरल रिजर्व है। ठीक है, तो ये कब बना था, ये 1913 में बना था। वहाँ पे कुछ फाइनेंशियल पैनिक्स हुए थे, स्पेशली द पैनिक ऑफ 1907। तो हमको उनको लगा कि एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑफ मॉनेटरी सिस्टम एंड चाहिए जो फाइनेंशियल क्राइसिस को थोड़ा ईज करे, उनको टैकल करे। उसके बाद 1930 का ग्रेट डिप्रेशन, 2000 का ग्रेट डिप्रेशन, उसके बाद जो अपने 2008 कोविड, ये सब के बाद जो है इसकी अथॉरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। यूएस फेडरल रिजर्व इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी। वो जो एक्शन लेती है उसके रिप्रकॉशंस दे आर फेल्ट ओवर द एंटायर ग्लोब। हर एक इकोनॉमी, वहाँ का स्टॉक मार्केट हो, वहाँ की इकोनॉमी हो, वहाँ की लैंडिंग रेट हो, बोरोइंग रेट हो, ये सब किसी न किसी तरीके से यूएस फेड रिजर्व के रेट से इम्पैक्ट होती है। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है कि 7 लोग होते हैं जो इसके बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में होते हैं, उसमें एक प्रेसिडेंट होता है। अभी करंट प्रेसिडेंट कौन है, जेरमी पावल है। ये शायद ये भी आजकल यूपीएससी ऐसा ही पूछता है कि प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज इन न्यूज़, तो हो सकता है कि एक पूछ ले कि जेरोमी एच पावल इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस फेड रिजर्व, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अभी ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है और सीनेट जो है वो अप्रूव करती है। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ही नॉमिनेट करती है, हमको पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आरबीआई। ओके, तो इसको आप देख लेना थोड़ा, ये दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर दिस ईयर, ये शायद आ सकता है। तो उसमें ये था। उसके बाद तीसरी ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक,
वो भी पढ़ लेते हैं भैया। जैसे वर्ल्ड बैंक या वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक जो है वो काम करता है दुनिया भर के लिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक काम करता है एशिया के लिए भैया, मोस्टली एशिया के लिए, बाकी बाहर भी करेगा। बैंक है तो जहाँ से पैसा मिलेगा वहीं लोन दे देगा वो तो। ये कब बना था? ये बना था 1966 में। इट इज़ अ रीजनल डेवलपमेंट बैंक दैट एनविजन्स ए प्रोस्पेरस, इंक्लूसिव, रेजिलियंट, सस्टेनेबल एशिया। ये सब तो हैं, ठीक है, नॉर्मल वर्ड्स हैं। एशिया एंड द पैसिफिक वेल सस्टेनिंग इट्स एफर्ट टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी। डेवलपमेंट जहाँ आ गया वहाँ पॉवर्टी, शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, ये सब तो आएगा ही ना। ठीक है, कब बना? 1966 में बना साहब। हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में है, फिलीपींस में। कितने मेंबर हैं? 68 है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि सभी एशिया से नहीं है, नाम भले एशिया डेवलपमेंट बैंक है, 49 एशिया से हैं भैया और बाकी बाहर से भी हैं। ठीक है, इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है, और भैया एशिया में है तो हम तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो एशिया में तो है ही हैं, तो हम फोर्थ लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि यहाँ जापान के बाद यहाँ भी यूएस जी बैठे हैं। तो जो ये बाकी 19 कंट्री बाहर की हैं उसमें यूएस सबसे बड़ा इसका कंट्रीब्यूटर है। ठीक है, तो फर्स्ट जापान, यूएस सेकंड, थर्ड चाइना और फोर्थ इंडिया और फिफ्थ ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें 1966 मनीला, और एशिया के बाहर के लोग भी हैं, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है और फोर्थ लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। और रिपोर्ट क्या, डेवलपमेंट वाला तो ये निकालेगा, जैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट आउटलुक निकालता है वर्ल्ड बैंक, तो एशियन डेवलपमेंट आउटलुक कौन निकालेगा भाई? एशियन डेवलपमेंट बैंक। भैया ये काम हम करेंगे, तुम दुनिया का करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है हमारा हो गया है। अभी देखो, द टर्म्स एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स एंड प्लीज क्लोज अपीयर इन द न्यूज़ फ्रिक्वेंटली इन द कंटेक्स्ट ऑफ अफेयर ऑफ द, अभी तो पढ़ा हमने भैया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसी में तो होता है ये। जो देखो कौन कौन से, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन क्या पूछा है, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, ये किसमें? वर्ल्ड ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। या ये सब यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये हम एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे, ये भी एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, ये भी एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने इनको इंक्लूड नहीं किया, बिकॉज एनवायरनमेंट रिलेटेड बॉडीज हैं, इसलिए उसको वहाँ पढ़ाएंगे हम। ठीक है, ये वही स्लाइड मैंने डाली है जो पहले थी, और ठीक है, ये 3 पिलर्स भी वही है। व्हाट इज़ Rio+20 कॉन्फ्रेंस ऑफन मेंशन इन न्यूज़। अभी ये ऑल्दो ये एनवायरनमेंट का टॉपिक था, लेकिन मैंने ये डाल दी थी स्लाइड, तो मैं पढ़ा देता हूँ कि इट इज़ अ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट इज़ अ मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ WTO। देखो WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग तो है नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा कि ऐसा Rio+20 कुछ था नहीं उसमें। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसकी भी नहीं है। मेंबर कंट्रीज ऑफ कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, डी और ए में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो एक्चुअली इसका जो आंसर है वो ए है। इट इज़ 1992 में अर्थ समिट हुई थी, जिसको यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट भी बोलते हैं। इसके बाद इसके 10 साल बाद जो हुई उसको Rio+10 बोलते हैं, 2002 में हुई साउथ अफ्रीका में, और जो 20 साल बाद हुई उसको Rio+20 बोलते हैं। जो इट वॉज ऑल्सो हेल्ड इन रियो एंड इट वॉज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये डायरेक्टली है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, एंड IPCC, चलो ये स्लाइड आएगी तो पढ़ाते हैं। इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, इट इज़ एन इंटरनेशनल बॉडी फॉर असेसिंग द साइंटिफिक साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, लेकिन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी नहीं है। जैसे जो IUCN था ना, जिसमें वेरियस कंट्रीज और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs भी शामिल थे, वैसे IPCC एक इंटरनेशनल बॉडी है, बट इट इज़ नॉट एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी जो है, इट इज़ बिटवीन वेरियस गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। इंटरनेशनल बॉडी इज ए बॉडी दैट वर्क्स इंटरनेशनली, दैट्स ओके। तो इट वॉज सेटअप, ये 2 बॉडी थी, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इन्होंने आपस में मिलकर इसको बनाया। क्यों बनाया भैया? कि भैया तुम क्लाइमेट चेंज हो रहा है बहुत भयंकर, तो दुनिया कब तक बचेगी, उस पर करो तगड़ी तगड़ी रिसर्च, और लोगों को बताओ कि भैया क्या करना चाहिए हमको, ग्रीन हाउस गैस कितनी कम करनी है, कितना तापमान कम करना है, ऑल दीज थिंग्स। So it is basically a research body that comes up with various assessment reports. So since 1988, it has had 6 assessment cycles and has delivered 6 assessment reports, the most comprehensive scientific reports about climate change produced worldwide. So they are a very reputed body, they are very trusted body. तो अभी they are currently in the 7th assessment cycle, तो अभी नई रिपोर्ट आएगी इनकी, 6 रिपोर्ट आ चुकी हैं। ठीक है, so this is about IPCC। ये दिस इज़ इफ़ यू बेटर अंडरस्टैंड वाया कि ये 1988 में एस्टेब्लिश हुई, और ये इसके साइकिल्स जब ये इन्होंने रिपोर्ट निकाली, अभी 7वें असेसमेंट साइकिल में।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रीन क्लाइमेट फंड इज और आर करेक्ट। पहला है, इट इज़ इंटेंडेड टू असिस्ट द डेवलपिंग कंट्रीज इन अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन प्रैक्टिसेस टू काउंटर क्लाइमेट चेंज। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा है, इट इज़ फाउंडेड अंडर द एजीज ऑफ UNEP, OECD, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड द वर्ल्ड बैंक। अभी देखिए, ऐसे स्टेटमेंट में क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है। पहला स्टेटमेंट ढंग से पढ़ो, इट इज़ इंटेंडेड टू असिस्ट द डेवलपिंग कंट्रीज इन अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। अभी क्लाइमेट चेंज के लिए क्या करना है, अडेप्टेशन मिटिगेशन प्रैक्टिस तो होती है ना। और ग्रीन क्लाइमेट फंड से पता चल रहा है कि इट इज़ रिलेटेड समथिंग टू समवेयर टू क्लाइमेट ऑल्सो। तो पहला स्टेटमेंट लग रहा है मोटा मोटी सही है। दूसरा क्या है, इट इज़ फाउंडेड अंडर द एजीज ऑफ UNEP, OECD एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक। अब देखो इसमें क्या है, वर्ल्ड बैंक तो ठीक है, फिर भी हम सोच सकते हैं कि पॉवर्टी, डेवलपमेंट, शेयर्ड प्रोस्पेरिटी ये सब होता है, तो ये सही हो सकता है। OECD के बारे में हमने क्या पढ़ा था, हमने OECD के बारे में पढ़ा था, इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड वर्ल्ड ट्रेड। इसमें कहीं क्लाइमेट का जिक्र है? नहीं है। मोस्ट OECD मेंबर्स आर हाई इनकम इकोनॉमीज, तो ये मोस्टली इट इज़ रिलेटेड टू हाई इनकम इकोनॉमीज, नॉट डेवलपिंग कंट्रीज। तो दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत है, तो इसका सही आंसर जो है वो 1 ओनली है। ठीक है। इस टाइप से हम थोड़ा एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला था। लेकिन ग्रीन क्लाइमेट फंड को भी पढ़ लेते हैं। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेडिकेटेड क्लाइमेट फंड विच वॉज सेटअप इन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16। ये क्या होता है, हम एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। बेसिकली दीज आर रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज एंड वेरियस प्रोटोकॉल्स लाइक क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स। ओके, that held in Cancun 2010. ठीक है। इट इज़ एन ऑपरेटिंग एंटिटी ऑफ द फाइनेंशियल मैकेनिज्म ऑफ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इट एक्सलेट ट्रांसफॉर्मेटिव क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, इन डेवलपिंग कंट्रीज थ्रू ए कंट्री ऑन पार्टनरशिप अप्रोच एंड यूज ऑफ फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस एंड क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टीज। द ग्रीन क्लाइमेट फंड इज लीगली इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन विथ फुली इंडिपेंडेंट सेक्रेटरी हेडेड बाय एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी। सेक्रेटरीट जो है इट इज़ इन सोंगडो, साउथ कोरिया, एंड इट बिगेन इट वर्क इन दिसंबर 2013। ठीक है। दिस इज अ ब्रीफ अबाउट ग्रीन क्लाइमेट फंड। ओके, अभी ये क्वेश्चन हो गया। बेस्ड ऑन एलिमिनेशन मेथड हमने स्टेटमेंट 2 गलत करके 1 ओनली सही कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमनेस्टी इंटरनेशनल इज क्या है भैया एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का ऑप्शन है एन एजेंसी ऑफ द UN। देखो बार बार लैंग्वेज देखो आपकी, मैंने बोला था ना कि एन एजेंसी ऑफ UN पूछता है कि ये UN की एजेंसी है, UN का ऑर्गन है। तो आप देख सकते हो कि UPSC कैसे अपने क्वेश्चन के ऑप्शंस फ्रेम करती है। अभी हम 2015 के ही क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें आपको 3-4 क्वेश्चन में दिख गया सेम लैंग्वेज। अ ग्लोबल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, एन NGO टू हेल्प वेरी पुअर पीपल, एन इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी। इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी जैसे कि IUCN है, टू केटर टू द मेडिकल इमरजेंसीज इन वॉर रेवेज्ड नेशंस। इसका सही आंसर है ये ग्लोबल ह्यूमन राइट्स, सॉरी, इसका आंसर ये है ए ग्लोबल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट। ये नहीं है, इट्स नॉट एन एजेंसी टू UNEP। और वेरी हेल्प पुअर पीपल वाला ये भी नहीं है, और डी भी नहीं है। लेकिन अभी देखोगे कि डी जो ऑप्शन आया है ना, एन इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी टू केटर टू मेडिकल इमरजेंसी इन वॉर रेवेज नेशंस, तो उसमें एक सवाल आएगा। ऑल्दो द जो क्वेश्चन होगा उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन होगी इट इज़ नॉट एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन आप देखोगे कि यही जो स्टेटमेंट है इससे अगला कैसे क्वेश्चन बनेगा वो मैं बताऊंगा आपको। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है इट्स लंदन बेस्ड NGO, इट वर्क्स फॉर ह्यूमन राइट्स। ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसके बारे में काम करती है टू क्रिएट अवेयरनेस एंड कि ये चीज़ें फॉलो हों। इट वाज ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इट वाज अडॉप्टेड इन 1948। ये सब दिस इज़ और दूसरा कभी क्वेश्चन आपको पूछ ले कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है और क्या उसको कभी नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, तो उसको मिला है 1977 में। तो दिस इज़ समथिंग अबाउट एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो बहुत ज़्यादा पता आपको नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन क्या है, UN का पार्ट है कि नहीं और क्या करती है, उसी से क्वेश्चन हमारा हो गया। अभी बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप इज मैनेज्ड बाई। अभी देखो ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये एक बहुत ही फैक्चुअल और क्वेश्चन है, मतलब जिसमें आप को पता है तो आप कर दोगे, नहीं पता तो नहीं करोगे। ऐसे क्वेश्चन में कुछ हेल्प नहीं है, इसमें PYQ से भी हेल्प नहीं होगी। लेकिन मैंने ये क्वेश्चन आपको क्यों लिया है कि अब देखो मैंने बोला था ना कि UPSC जो ऑप्शंस रखती है वो ऐसे ही नहीं रखती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम रख देगी, वो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के नाम देगी ऑप्शंस में भी। जैसे एशियन डेवलपमेंट में हमने देखा 3-4 बार आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। IMF जो हम अभी पढ़ेंगे, UNEP 2-3 ऑप्शंस में पहले भी आ चुका है, वर्ल्ड बैंक 2 क्वेश्चन में ऑलरेडी आ चुका है। तो ये ADB वर्ल्ड बैंक हम पढ़ चुके हैं, IMF अभी पढ़ लेते हैं।
IMF क्या है, जो ये सेम जो मैंने बोला था ना, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों एक साथ बने थे। तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस मतलब, ब्रेटन वुड एक जगह है न्यू हैम्पशायर US में, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इसलिए उसको ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। इट वाज एस्टेब्लिश इन जुलाई 1944। और उसके बाद जो इसके फर्स्ट 29 मेंबर्स कंट्रीज ने इसको आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट को साइन किया तो दिसंबर 1945 में एग्जिस्टेंस में आया, और इसके फाउंडर मेंबर था इंडिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेडक्वार्टर जैसे वर्ल्ड बैंक का है वैसे इसका वाशिंगटन DC में है। करंट मेंबरशिप 190 कंट्रीज है, इंपॉर्टेंट नहीं है। वही वोटिंग पावर इज ऑल्सो बेस्ड ऑन कोटा सिस्टम, जैसे वर्ल्ड बैंक में होता है। जितनी बड़ी इकोनॉमी की साइज, जितनी ओपन इकोनॉमी, उतना बड़ा कोटा, उतना बड़ा वोटिंग राइट। तो US जो है उसका सबसे बड़ा कोटा है, इंडिया का जो 8th है कोटा, ये याद रखना है। अभी जैसे वर्ल्ड बैंक के बारे में मैं अपने बोला था कि मैंने बोला था कि डेवलपमेंट आए, पॉवर्टी, शेयर्ड प्रोस्पेरिटी आए, तो समझ लेना कि वो वर्ल्ड बैंक है। लेकिन IMF के बारे में क्या है? IMF के फंक्शन है इकोनॉमिक सर्विलेंस। IMF ओवरसीज द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम एंड मॉनिटर्स द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिटिक्स ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज, ठीक है। IMF प्रोवाइड्स बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम, जैसे किसी भी देश को बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मिसमैच है, फॉरेक्स नहीं बचा है कुछ खरीदने के लिए, देश कंगाल होने के कगार पे, जैसे अभी पाकिस्तान था, तो IMF से मदद मांगे जाते हैं, भैया कुछ पैसा दे दो हमको। तो ये सब कीवर्ड्स कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आए, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मॉनेटरी सिस्टम तो वैसे भी आपको पता ही है कि इसके नाम में ही है, एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट की वो बोलेगा कि भैया बैलेंस ऑफ पेमेंट को काबू में रखो, मॉनेटरी सिस्टम को बढ़ाओ, तो देश बोलेगा कैसे, तो बोले मैं बताता हूँ। इट वर्क्स विद गवर्नमेंट्स टू मॉडर्नाइज देयर इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशन, ट्रेन देयर पीपल एंड प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट एंड अवॉइड, ये सब बॉडीज में ये सेम ही चीज़ होती है। तो ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए किसका काम है, इकोनॉमिक सर्विलेंस, लैंडिंग टू डील विद बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट, ठीक है। दीज आर कीवर्ड्स, ये सब कीवर्ड्स आते हैं तब आपको पता होना चाहिए कि द क्वेश्चन इज टॉकिंग आउट IMF। अब जैसे वर्ल्ड बैंक कुछ रिपोर्ट जारी करता है, वैसे IMF भी कुछ रिपोर्ट जारी करता है। तो वर्ल्ड बैंक और IMF, इन दोनों की रिपोर्ट, दी आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सब रिपोर्ट पता होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक में तो फिर भी मैंने बताया था कि डेवलपमेंट आए, पॉवर्टी आए, शेयर्ड प्रोस्पेरिटी आए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आए, रेमिटेंस आए, तो दैट इज वर्ल्ड बैंक। IMF की क्या रिपोर्ट है देख लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है, दिस इज फ्रॉम IMF। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अभी क्या करता है ये, इकोनॉमिक सर्वेलेंस करके फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी कब आएगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम जब किसी कंट्री में आएगी तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है उसकी नहीं रहेगी, तो उसके लिए एक रिपोर्ट निकालता है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। फिस्कल मॉनिटर, ये मॉनिटर तो करता ही है, ये इकोनॉमिक सर्वेलेंस करता है, तो फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट निकालता है। एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रिलेटेड विद एक्सटर्नल सेक्टर, तो एक्सटर्नल सेक्टर की रिपोर्ट निकालता है। रीजनल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ये काफ़ी इसकी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, जो पता नहीं चलता, हम फिगर आउट नहीं कर सकते कि IMF की है कि नहीं है, तो ये आपको याद करनी पड़ेगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रीजनल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। बाकी सब हम पता कर सकते हैं, हाँ ये IMF की होगी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी IMF करता है, मॉनिटर करता है, एक्सटर्नल सपोर्ट करता है, बट ये हम पता नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट इसकी रिपोर्ट है जो आप याद कर लेना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज मेंबर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। अभी देखो हमने एशियन पढ़ लिया है ऑलरेडी, क्वेश्चन में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एशियन और ईस्ट एशिया समिट। अब एशियन का मेंबर तो इंडिया नहीं है, ये तो हमको पता ही है, तो भैया ये गलत, ये गलत। अब एक बच गया ये, एक बच गया ये। दूसरा एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो ये तो 1 तो किसी में है नहीं, तो इसका भी नहीं होगा इंडिया। ईस्ट एशिया समिट, तो इसका मेंबर इंडिया है भैया, ये एशियन लेड समिट है। इस साल में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ विजिट किया था, इसलिए क्वेश्चन आया था, इट वॉज़ वेरी मच इन न्यूज़। तो उस साल अगर आपने न्यूज़पेपर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आप कर देते, तो इसका आंसर है 3 ओनली, बट पढ़ लेते हैं फिर भी क्या है ये। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन इज अ रीजनल इकोनॉमिक फोरम, इट वाज फॉर्म्ड इन 1989। एम ऑफ द ग्रुपिंग लेवरेज द ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ द एशिया एंड द पैसिफिक एंड क्रिएट ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी फॉर द पीपल इन द रीजन थ्रू रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। द फोकस इज क्या, इकोनॉमिक इशूज and economics. It has been operating on the basis of non-binding commitments with decision taken through commitments and consensus undertaken on a voluntary basis. कुछ भी बाइंडिंग नहीं है। करंटली 21 मेंबर हैं, इसके मेंबर्स जो है अभी इंडिया नहीं है, तो हमको क्या करना है, कोई भी हो हमको ये ध्यान रखना है कि इंडिया जो है वो नहीं है, लेकिन हमने बोला है कि वी आर ऑल्सो ए ग्लोबल प्लेयर, हमको भी भैया शामिल करो इसमें। एशियन जो है वो रिपीटेड स्लाइड है, मैं पहले डाली थी, वो देख लेना। ईस्ट एशिया समिट जो है इट वॉज एस्टेब्लिश इन 2005 और एशियन लेड इनिशिएटिव था, क्योंकि ईस्ट एशिया में कुछ भी आएगा तो एशियन तो उसमें आएगा ही आएगा। इट्स ए ओनली लीडर लेड फोरम, उसमें जो है हेड ऑफ द नेशंस जो हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं वहाँ पे, US का प्रेसिडेंट आता है। इन द इंडो पैसिफिक दैट ब्रिंग्स टुगेदर ऑल की पार्टनर्स टू डिस्कस पॉलिटिकल, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इशूज। अभी देखो इससे आपको पता चलता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसके कुछ कुछ जो की ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो अकेला कोई नहीं होता है, तो ऐसा नहीं होगा कि हाँ ये सिर्फ मिलिट्री के लिए काम करेगी, ये सिर्फ इकोनॉमिक्स के काम के लिए काम करेगी। तो कभी भी क्वेश्चन में ऐसा है कि दिस वर्क्स फॉर
इकोनॉमिक्स ओनली, दिस वर्क्स फॉर सिक्योरिटी ओनली, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए आप। फर्स्ट समिट 2005 में होना था तो वहीं हुई थी कुआलालंपुर में। इसके 18 पार्टनर्स हैं। देखो मैंने बताया था एशियान के 10 हैं, प्लस 6 उसके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर्स हैं, और 2 और ऐड कर दो। कौन कौन से? वो हैं जो 2 बड़े पावर हैं भैया, जो लड़ते रहते हैं आपस में, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स। तो हो गए 18, तो ये आ गया बराबर 18 भैया जोड़ के। 10 एशियन प्लस ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक और कोरिया, जो एशियन के 6 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर्स है जो हमने आरसीपी में पढ़ा था, और 2 रशिया पर यूएस, रशिया प्लस यूएस। तो ये बहुत सिंपल है, स्टेज समिट इंपॉर्टेंट है, फिर से आ सकता है ये। अब है इन द मेकोंग गंगा कोऑपरेशन एंड इनिशिएटिव ऑफ 6 कंट्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोट। ये देख लेना भैया, नोट है इसमें, कौन सी है ये नहीं पूछा, कौन सी नहीं है। अभी मेकोंग गंगा जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चाइना नहीं है, तो 3 नंबर नहीं है। तो देखते हैं 3 नंबर होने से हमारा पड़ता है क्या कुछ फ़र्क। ये चला गया, ये चला गया, फिर भी भैया 2 बच गए। अच्छा नहीं है वो देखना है ना हमको, तो चाइना नहीं है, तो ये एक तो ये आना चाहिए और एक ये आना चाहिए। कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड तीनों हैं, तो बांग्लादेश और चाइना नहीं है, तो 1 और 3 आएगा इसका। मतलब इसमें आपको इतना पता हो ना कि बांग्लादेश नहीं है और चाइना नहीं है तो आप कर दोगे वैसे, क्योंकि देखो बांग्लादेश तो नहीं होगा। जो मेकोंग गंगा कोऑपरेशन है दैट इज़ विद एशियन नेशन, इससे आपको पता चलता है कि साउथ ईस्ट एशिया जो रीजन है उससे कितने क्वेश्चन आते हैं बार बार। तो उस रीजन की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उस रीजन का कोई भी इनिशिएटिव हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इनिशिएटिव बाई 6 कंट्रीज फॉर कोऑपरेशन एंड टूरिज्म। देखो मल्टीपल होते हैं, मतलब एक नहीं होता, टूरिज्म, कल्चर, एजुकेशन एज वेल एज ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सब कुछ जोड़ दिया। 2000 में बनी थी, मतलब रिसेंट नहीं है, वियतनाम में बनी थी। बोथ द गंगा एंड द मेकोंग आर सिविलाइजेशनल रिवर्स। गंगा जो है उसका इंपॉर्टेंस रिलीजियस, इकोनॉमिक, सब तरीके से है, ठीक है। एंड वैसा ही मेकोंग रिवर का भी है, ठीक है। एम्स टू फैसिलिटेट क्लोजर कॉन्टैक्ट्स अमंग द पीपल इनहैबिटिंग दीज 2 मेजर रिवर बेसिन्स। इंडिया एंड 5 एशियन कंट्रीज जो हैं इसके मेंबर्स हैं, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम और छठा अपना इंडिया। तो 6 देश हैं इसमें। बांग्लादेश नहीं है, चाइना नहीं है, याद रखना। ये देख लो, चाइना साहब नहीं है, बांग्लादेश साहब भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 कंट्री हैं इसकी, ठीक है। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, कर लेते हैं भैया। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड वेरी रिसेंटली इन रेस्पॉन्स टू इंसिडेंट्स ऑफ पायरेसी एंड एक्सीडेंट ऑफ ऑयल स्पिल। ठीक है, देखो इसमें मल्टीपल तो है कि ठीक है, लेकिन वेरी रिसेंटली मतलब वेरी रिसेंटली तो इंडिया ने ऐसा कुछ इनिशिएटिव लिया ही नहीं था कि भैया कुछ नई ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश कर दी हो। जो कुछ है लेकिन वो न्यूज़ में है, लेकिन उसमें ये तो नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अब देखो इट इज़ एन अलायंस मेंट फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी ओनली। देखो मैरीटाइम सिक्योरिटी ओनली का क्यों होगा भैया, जब इतने सारे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, मतलब इंडियन ओशन के आसपास जितने भी देश हैं तो वो सब मिलकर आएंगे, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी लिए क्यों आएंगे भैया। वहाँ के डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं है, वहाँ का इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं है, वहाँ का क्लाइमेट चेंज नहीं है, वहाँ का कल्चरल एक्सचेंजेज नहीं है, वहाँ का ट्रेड नहीं है, तो एक चीज़ के लिए क्यों आएंगे। ये दूसरा भी गलत हो गया, तो भैया पहला दूसरा गलत हो गया, तो इसके दोनों ही करेक्ट ही पूछा ना, करेक्ट, तो दोनों ही करेक्ट नहीं है, नीदर वन नोर टू। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इट एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंटर गवर्नमेंट मतलब बिटवीन गवर्नमेंट्स, बिटवीन 2 कंट्रीज, एस्टेब्लिश टू प्रमोट इकोनॉमिक, देखो इकोनॉमिक कोऑपरेशन, रीजनल इंटीग्रेशन अमंग कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडियन ओशन। अब देखो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सब कुछ आएगा। एक चीज़ के लिए क्यों साथ में आएंगे, जब साथ में आए तो ज़्यादा काम करते हैं ना। अब देखो रिसेंटली नहीं है, 1997 में बनी थी ये। मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल सॉवरेन स्टेट्स ऑफ इंडियन ओशन रिम विलिंग टू सब्सक्राइब टू प्रिंसिपल ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ चार्टर। करंटली 23 हैं, ये अब याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है, वो ये है कि इसमें पाकिस्तान नहीं है, चाइना नहीं है, और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले नेशन नहीं है, ठीक है। इंडिया है, ये बाकी नेशन हैं, पाकिस्तान नहीं है। कहीं आगे पूछे कि पाकिस्तान मेंबर है, चाइना मेंबर है, तो आप बोल देना नहीं है भैया। देखो इसमें भी आपको नहीं मिलेंगे पाकिस्तान और चाइना भी कहीं, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। देखो मैंने पहले बताया था आपको ओनली वाला कोई और बॉडी की सिर्फ यही काम करती है, वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। और रिसेंटली वाला तो पता चल ही जाएगा आपको करंट में है कि नहीं है, तो उस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब ये एक बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन मैंने रख दिया क्योंकि इसमें कुछ हेल्प नहीं होगी पीवाई की वगैरह से, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं तो सारे ही करते हैं। बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म पर एक्शन, अभी इससे पता नहीं चलेगा कुछ भी। अगर आपको पता होगा ना कि दिस इज एन एजेंडा फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड आउटकम ऑफ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कन्वेंट एंड द यूनाइटेड नेशंस, तो आप इसको कर पाओगे। लेकिन मैंने इसको लिया है, इसका एक पर्पज़ ये भी कि मैं आपको हमेशा बार बार बोल रहा हूँ इस वीडियो में कि ऑप्शंस देखो। अभी देखो ऑप्शन में इसने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, तो मतलब ऐसे कुटमुट कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं लाए हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, न्यूज़ में भी है, तो इसका ऑप्शंस भी ऐसे होते हैं कि दे ट्राई टू कन्फ्यूज यू। लेकिन अगर अभी आपने एससीओ पढ़ा तो आगे आपको काम आएगा।
ठीक है। दूसरा किसने है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, ये हमने हमने पहले पढ़ाई है। ईस्ट एशिया समिट, देखो ये बार बार वही ऑप्शन रिपीट हो रहे हैं उस साल में। ईस्ट एशिया समिट अभी तो आया ही था, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन आया था, SCO भी आ जाएगा। तो दिस इज वाई वी नीड टू स्टडी PYQs। अभी देखो, विच अमंग द above are nuclear weapon state as recognized by the treaty on the non proliferation of nuclear weapons commonly known as NPT। NPT जो है फिर से न्यूज़ में है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। NPT में क्या है कि 5 देश हैं जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स रिकॉग्नाइज हैं। वो 5 देश कौन से हैं, कुछ नहीं है, P5 जो है ना, सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स, दैट इज़ चाइना, फ्रांस, US, UK, रशिया। ये 5 इनको न्यूक्लियर वेपन स्टेट मानते हैं, बाकी को नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट मानते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा है, विच ऑफ द आर न्यूक्लियर वेपन स्टेट, तो इसमें क्या है 1 और 2, तो 1 एंड 2 ओनली आ जाएगा। इंडिया को नहीं मानते हैं, ऑल्दो वी आर न्यूक्लियर पावर। इजराइल को नहीं मानते, पाकिस्तान को नहीं मानते हैं। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इट वॉज साइन इन 1968 एंड टुक इफेक्ट इन 1970। द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इन्वॉल्व्स 191 नेशन, तो मतलब काफ़ी नेशन इसमें इन्वॉल्व है। द US यूज्ड एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, सबको पता ही है। उसके बाद बहुत सारे लोग मरे, कैजुअलिटी हुई, रेडिएशन सिकनेस हुआ। लेकिन लोगों को लगा कि यार थोड़ा कुछ विश्व शांति के लिए हमको करना चाहिए, न्यूक्लियर आर्म रेस हो रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ करना चाहिए। तो 1961 में यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन पास हुआ दैट कॉल्ड फॉर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी टू प्रिवेंट ए न्यूक्लियर आर्म्स रेस। तो इसके 3 ऑब्जेक्टिव है। नॉन प्रोलिफरेशन मतलब कि भैया आप न्यूक्लियर वेपन जो है उनको बढ़ावा मत दो। डिसआर्मामेंट मतलब एग्जिस्टिंग जिसके पास है तुम भी कम करो। और पीसफुल यूज मतलब कि भैया बम मत बनाओ, बिजली बनाओ, ठीक है। नॉन प्रोलिफरेशन, डिसआर्मामेंट एंड पीसफुल यूज, ये 3 इसके पिलर हैं, 3 की ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये तो ठीक है भैया। अब और क्या है इसमें कि इसमें मतलब 191 देशों ने इसको ज्वाइन किया, इंक्लूडिंग 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, मेकिंग इट द लार्जेस्ट आर्म इन लिमिटेशन ट्रीटी। न्यूक्लियर वेपन स्टेट पार्टीज आर दोज which manufactured and exploded the nuclear weapon or other nuclear explosive devices before 1st of January 1967। कि भैया 1967, 1 जनवरी 1967 से पहले जिसने बम फोड़ लिया वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, उसके बाद जो फोड़ेगा उसको नहीं मानेंगे हम, वो नहीं बना सकता। द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी प्रिवेंट्स नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज फ्रॉम एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन्स एंड फॉरबिड्स न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स फ्रॉम एडिंग अदर्स इन एक्वायरिंग फ्रॉम। समझ रहे हो आप कि नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज जो है तुम एक्वायर नहीं कर सकते, और जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं तुम दूसरों जो नॉन न्यूक्लियर वाले हैं उनको दे नहीं सकते। दोनों तरफ से प्रतिबंध है, दोनों तरफ से प्रोहिबिशन है। इट एम्स फॉर कंप्लीट डिसआर्मामेंट। कंप्लीट डिसआर्मामेंट मतलब कि नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं वो तो अपना न्यूक्लियर आर्सन बढ़ाए ही ना, जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है ना तुम भी धीरे धीरे कम करो अपना, ठीक है। तो अब 5 तो P5 हो गए जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, बाकी 4 और देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। वो कौन सा है, इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान एंड नॉर्थ कोरिया। अब ये जो 4 देश हैं इन्होंने साइन नहीं किया कि भैया हम साइन नहीं करेंगे, तुमने तो बम फोड़ लिया, हमको क्यों नहीं फोड़ने दे रहे, हमने बम फोड़ लिया तो हमको क्यों अलग कर रहे हो, हमारे को हमारी देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरत है। ये 4 तो है ही हैं, शायद अभी ईरान भी है कि नहीं है, वो तो एक संदेह का मामला है, ठीक है। तो कभी भी आए ना कि इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, अभी इंडिया पाकिस्तान का तो सबको पता है कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, पाकिस्तान के पास है, इजराइल के पास है ही है US के सपोर्ट से, नॉर्थ कोरिया तो पता ही है आपको वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, तो उनके पास न्यूक्लियर वेपन है ही है, तभी वो साउथ कोरिया को धमकाता रहता है। तो ये सब आपको देखना है। तो NPT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी। इंडिया जो है इसने साइन नहीं किया, इंडिया के ऑब्जेक्शन हैं। ऑब्जेक्शन ये है कि इट्स डिस्क्रिमिनेटरी एंड इंडिया हैज रिफ्यूज टू साइन इट। डिस्क्रिमिनेटरी कैसे कि इट क्रिएट्स 2 कैटेगरीज, न्यूक्लियर हैव वर्सेज न्यूक्लियर हैव नॉट्स, कि जिनके पास वेपन है उनको तो एक एज मिल जाएगी ना कि भैया तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन है देन और हमारे पास नहीं है तो देन यू कैन डिक्टेट योर टर्म्स। तो इट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी, इट इज़ नॉट समथिंग दैट प्रमोट्स इक्वलिटी। ओके, तो या तो सबके हटाओ तो हम हटाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 देश के पास हैं और बाकी देश रख नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तो इट क्रिएट्स न्यूक्लियर हैव्स एंड हैव नॉट। सो इंडिया इज अपोज्ड इट। इंडिया सेज दैट इट इज डिस्क्रिमिनेटरी। इंडिया इज अपोज द इंटरनेशनल ट्रीटीज एम्ड एट नॉन प्रोलिफरेशन सिंस दे वर सेलेक्टिवली एप्लीकेबल टू नॉन न्यूक्लियर पावर्स एंड लेजिटिमाइज द मोनोपोली ऑफ द 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। तो इंडिया ने साइन नहीं किया है, आगे भी कभी आए तो इंडिया सिग्नेटरी है कि नहीं, तो स्टेटमेंट अगर है कि इंडिया सिग्नेटरी है उसको बोल देना नहीं भैया गलत है साफ साफ। तो ये NPT हो गया। तो 2015 के क्वेश्चन हमने कर लिए। अभी देखो ये तो 1 साल के क्वेश्चन हुए, अभी हम अगले क्वेश्चन करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम जो बात कर रहे हैं वो सही में यूज़ होती है कि नहीं होती, कि सही में हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए वो काम आते हैं कि नहीं आते। तो देखो भैया आते हैं कि नहीं आते। 2016 में आ चुके हैं हम। देखो 15 में हमने WTO पढ़ा था, 16 में क्या क्वेश्चन आया, इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू समटाइम्स फाइंड द टर्म्स एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स इन द न्यूज़। अभी भैया साफ साफ तो पढ़ा है, WTO ऑफेस पढ़ा तो था हमने, WTO में ही तो आता है एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स। मैंने उस टाइम भी बोला था आपको कि मैं चाहूँ तो 1 घंटे का वीडियो बना सकता हूँ इन 3 सब्सिडीज़ पे, लेकिन मैं क्यों बनाऊँ,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी पे तो हमको बताते हैं कि कितना डीप में पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि पीएचडी करने बैठ गए WTO के एग्रीमेंट रेगुलेटर पे। इतना पता होना चाहिए कि ये टर्म्स किस ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में काम आती हैं, दैट्स इट। तो हमको पता है WTO के में आती हैं, तो भाई सही जवाब WTO। अब देखो सार्क जो है, सार्क सार्क के अफेयर्स में नहीं आती हैं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसमें नहीं आती है, क्लाइमेट चेंज वाला है। इंडिया EU नेगोशिएशन भी चल रहे थे उस टाइम पे, FTA पे, जो अभी भी चल रहे हैं, कंक्लूड नहीं हुए तो इसमें नहीं है। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, WTO सही। WTO हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्लाइड्स में है प्रीवियसली, उस सेक्शन ऑफ वीडियो पे जाके देख लेना आप। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को डिटेल में पढ़ेंगे हम एनवायरमेंट वाले सेक्शन में। इंडिया EU नेगोशिएशन कुछ काम का नहीं है। सार्क अफेयर्स ये हम पढ़ लेते हैं। सार्क क्या है सबको पता है, लेकिन फिर भी इट्स इन न्यूज़। ये जो है ढाका में सार्क चार्टर साइन हुआ था 1985 में, तब जाके बना था भैया। काठमांडू में जो है इसका सेक्रेटरीट है, मेंबर्स आपको पता ही है, साउथ एशियन नेशन। ऑब्जर्वर भी हैं इसमें ये बड़े बड़े देश, चाइना, US, ये सब। तो इस तरह ही है सार्क। ये भैया सार्क का मैप है, 1 2 3 4 5 6 7 7 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अच्छा मालदीव्स भी है नीचे, 8 कंट्री हैं इसमें। 1985 में बना था, काठमांडू में सेक्रेटरीट है, और ढाका में इसका चार्टर साइन हुआ था, दैट्स इट। ये 4 चीज़ें हैं। इसकी समिट होती नहीं है अभी क्योंकि हमारा पड़ोसी देश बदमाश है। तो ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स OPCW कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है साहब, कर लेते हैं। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन इन वर्किंग रिलेशन विद NATO एंड WTO। ठीक है, देखते हैं इसको भी। इट मॉनिटर्स केमिकल इंडस्ट्री टू प्रिवेंट न्यू वेपन्स फ्रॉम इमर्जिंग। इट प्रोवाइड असिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन टू स्टेट्स अगेंस्ट केमिकल वेपन थ्रेट्स। अभी देखो, आपको पता है कि जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत ही बड़ा, उसको पता है WHO तो क्या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में काम करती है। तो एक केमिकल वेपन वगैरह ये सब चीज़ों में WHO का क्या काम है? कॉमन सेंस तो बोलता है कि WHO का कोई काम नहीं है। तो अगर कोई काम नहीं तो स्टेटमेंट 1 गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया भैया, 2 और 3 बच के। ठीक है, लेकिन फिर भी जब ये आया ही है तो हम इसको कर लेते हैं। ये क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एस्टेब्लिश्ड बाय CWC केमिकल वेपन्स कन्वेंशन इन 1997 टू इम्प्लीमेंट एंड एनफोर्स द टर्म्स ऑफ द केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। कन्वेंशन को एनफोर्स करने के लिए OPCW बना था भैया। By the 2001 relationship agreement between the OPCW and the UN, the OPCW reports its inspection and other activities to the UN through the Office of Secretary General। देखो हर जगह मैं वही पढ़ा रहा हूँ, UN से क्या रिलेशन है। ग्लोबल लेवल पे कोई भी बॉडी है उसका UN से क्या रिलेशन है। ऑर्गन UN का ऑर्गन है क्या? नहीं है। बट इज इट रिपोर्ट्स टू UN? यस। इट वॉज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज कि भैया तुम तो केमिकल हथियारों को रोकने का काम कर रहे हो, तुम शांति का काम करो, तुम नोबेल लो। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है हेग, नीदरलैंड में। बस कब बना? हेडक्वार्टर कहाँ है? UN से क्या रिलेशन है? चीज़ें पढ़ ली हमने। अभी जब केमिकल वेपन कन्वेंशन के थ्रू बना है तो उसको भी पढ़ लेते हैं भैया, आगे कभी आ जाए तो। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, इट इज़ अ मल्टीलेटरल ट्रीटी बैनिंग केमिकल वेपन्स। वही होगा, केमिकल वेपन बैन करने के लिए बनेगी। एंड रिक्वायरिंग द डिस्ट्रक्शन, जो बैन कर दो और जो है उनको डिस्ट्रॉय कर दो। इट वॉज ड्राफ्टेड इन दिस एंड ओपन फॉर सिग्नेचर एंड इफ केम 50। इट इज़ मैंडेटरी टू डिस्ट्रॉय ओल्ड एंड अबंडेंट केमिकल वेपन्स। कि भैया तुमने साइन कर लिया तो ऐसा नहीं नया ही नहीं बनाओगे, पुराने को भी डिस्ट्रॉय करोगे। मेंबर शुड ऑल्सो डिक्लेयर द राइट कंट्रोल एजेंट्स इन पोजीशन ऑफ देम, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन बताना पड़ेगा कि कौन कौन से तुम्हारे पास हैं। कितने हैं? ग्लोबली एक्सेप्टेड है, 192 पार्टीज है, इंडिया साइन कर चुका है, इंडिया वन ऑफ द इनिशियल मेंबर्स। ओके, सो ठीक है, दिस इज़ अबाउट केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। अभी इसमें क्या आया था? WHO के साथ साथ नाटो का नाम भी तो आया था ना, कि ये नाटो की है। तो नाटो आजकल न्यूज़ में है ट्रम्प साहब के आने के बाद। तो रिसेंटली द नाटो ने क्या है, इसकी रिसेंट न्यूज़ बता देता हूँ मैं आपको। इट मार्क 75 ईयर्स ऑफ इट्स फॉर्मेशन एंड स्वीडन हैज़ जॉइंड नाटो एज 32nd मेंबर। 32 देश हो चुके हैं भैया नाटो में, छोटी मोटी बात नहीं है। इट वॉज फाउंडेड इन 1949 विद द साइनिंग ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, नाम ही उसका ये है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और वाशिंगटन ट्रीटी वहीं साइन हुई थी विद द एम ऑफ एक्टिंग एज ए डेटरेंट। उस टाइम पे क्या था? US एक सुपर पावर था, उसके अगेंस्ट में क्या था? USSR। तो सब अपना अलग अलग काम कर रहे थे। US ने बनाया नाटो, उसने बनाया आई थिंक वार्सा पैक्ट था, तो जो भी था। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम में भैया। बना अमेरिका के मेजर सपोर्ट से, पर हेडक्वार्टर रखा यूरोप में। क्यों? क्योंकि इट वाज टू चेक रशियन एक्सपांशन। तो भैया हेडक्वार्टर वहीं रखो जहाँ पे जिस चीज़ को रोकना है। तो अभी देखो इसका एम क्या है। और ऑल्दो इट्स अ मिलिट्री अलायंस, लेकिन उन्होंने भी जोड़ दिया इट्स अ पॉलिटिकल अलायंस एज वेल।
ऑफ 32 कंट्रीज़ फ्रॉम यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। सिर्फ यूरोप से नहीं है, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका दोनों से हैं। इट इज़ फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस, कि भैया एक भी देश पे अटैक किया तो समझा जाएगा नाटो पे ही अटैक हुआ है। तो एक देश पे भी अटैक हुआ तो नाटो जो है रिटेलिएट करेगा, मीनिंग दैट इफ वन ऑफ नाटो एलाइज अटैक देन नाटो एलाइज आर अटैक्ड, ऑल ऑफ देम अटैक्ड। यह आर्टिकल जो है एक ही बार इनवोक हुआ है अब तक, वो 9/11 टेररिस्ट अटैक में, कि वहाँ पे सब देशों ने अटैक कर दिया था फिर जो दोषी देश थे उनके खिलाफ। अभी देखो नाटो क्यों चल रहा है, यूक्रेन बोल रहा है हमको मेंबर बनाओ, हमको मेंबर बनाओ, तो कल को यूपीएससी पूछ सकती है कि यूक्रेन इज ऑल्सो ए मेंबर, तो वो स्टेटमेंट गलत है, यूक्रेन जो है इसका मेंबर नहीं है। लेटेस्ट मेंबर है स्वीडन, यूक्रेन मेंबर नहीं है। 32 मेंबर हैं, ऑल्दो इट्स ए मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, बट ओनली मिलिट्री बोले तो नहीं है, आपको बोलना है कि ये पॉलिटिकल भी है, क्योंकि ये इनके चार्टर में लिखा हुआ है। ये नाटो के देश है भैया, ये कनाडा, यूएस। देखो ये यूक्रेन नहीं है, ठीक है। अभी लेटेस्ट कौन सा बना है, ये बन गया भैया स्वीडन, स्वीडन बनाया लेटेस्ट, तो इसने ज्वाइन कर लिया है। ये 32 देश है नाटो, ये इन सबको मिलकर नाटो बनता है, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेना, ये इस साल इंपॉर्टेंट है नाटो। तो उसमें WHO भी था, WHO नाम से ही पता चल रहा है भैया, पहले कोविड के टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये, अभी भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ट्रम्प जी ने साइन कर दिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कि भैया हम WHO में नहीं रहेंगे, तुम हमारा कोई काम दाम करते नहीं हो, बस पैसा लेते रहते हो हमसे। तो WHO, यूनाइटेड नेशंस, अभी देखो ये UN की एजेंसी है। कल को आपको पूछे कि WHO इज़ एन UN एजेंसी, तो आपको बोलना है हाँ भैया है। इट वॉज फाउंडेड इन 1948, ठीक है। कब बना, करती क्या है, हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इन 194 होंगे, UN एजेंसी है तो सारे होंगे ना। क्या करती है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल UN की होगी तो होनी है। वर्क्स इन कोलेबोरेशन, ठीक है। अब क्या करती है, ग्लोबल हेल्थ में लीडरशिप प्रोवाइड करती है, शेपिंग द हेल्थ रिसर्च एजेंडा, सेटिंग नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड, आर्टिकुलेटिंग एविडेंस बेस्ड पॉलिसी ऑप्शंस, प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट, ये सब करती है। अब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है इसकी एग्जीक्यूटिव आर्म है, डिसीजन मेकिंग बॉडी अटेंडेड बाय डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल द WHO मेंबर स्टेट्स। तो दिस इज अबाउट WHO। कब बना, UN का ऑर्गन है, ट्रम्प जी ने साइन कर दिया इसमें विड्रॉ करने का, दैट्स इट। अभी देखो, अभी जादू स्टार्ट होगा PYQs का। एक तो देख लिया आपने, ये जो क्वेश्चन था WTO वाला, ये तो हमें पढ़ा ही था, तो ये वैसे कि वैसे आ गया। अभी अगला जो है वो ये देखिए, इंडियाज रैंकिंग इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेयर्स द रैंकिंग। अब सही तो आपको पता ही है क्योंकि हमने पढ़ लिया है, लेकिन ऑप्शन देखिए, OECD हमने पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं पढ़ा है, इसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है। वर्ल्ड बैंक पढ़ चुके हैं, WTO पढ़ चुके हैं। मतलब ऑप्शन देखिए आप, UPSC जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडीज़ को ही ऑप्शन में देती है भैया, और उन्हीं को पढ़ लोगे तो उन्हीं में से सवाल आते रहेंगे और तुम सवाल सही करते रहोगे। तो ये हमने पढ़ा है भैया बिल्कुल कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है भी डिसकंटिन्यू हो गई है, क्योंकि इट वॉज अ फॉल्टी रिपोर्ट, इट वुड वाज नॉट एबल टू प्रिडिक्ट ट्रू पिक्चर ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो वर्ल्ड बैंक निकालती थी। अब ये हो चुकी है बंद, तो सही जवाब है इसका वर्ल्ड बैंक, ठीक है। OECD हम पढ़ चुके हैं भैया, WTO पढ़ चुके हैं, बचा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसको अभी पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज अ स्विस, ये स्विट्जरलैंड की है भैया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग ग्लोबल रीजनल एंड इंडस्ट्री एजेंडाज। 1971 में एक प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने बनाया था ये NGO है, ठीक है। इंडिपेंडेंट है NGO, तो इम्पार्शियल है, फैसिलिटेटिंग पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन। जेनेवा, स्विस है तो जेनेवा में ही होगी। इसके लिए इसका मोस्ट फेमस जो है वो दावोस में, आपने देखा होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल समिट दावोस अभी चल रही थी जनवरी में, सब लोग जाते हैं, ट्रंप ने भी वहाँ स्टेटमेंट दिया था, अपने भी इंडिया के भी बहुत सारे मिनिस्टर्स वहाँ जाते हैं, तो उसके लिए है। और मोस्टली इसके बारे में आपको याद रखना कि यही कि कहाँ की है, NGO है ये दावोस, कहीं भी नाम पढ़ो तो लिख दो WEF, और कुछ इसकी रिपोर्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रिपोर्ट कौन कौन सी हैं, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट, जेंडर गैप इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडेक्स जहाँ भी आता है ना, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि WEF इंडेक्स निकालता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है और अगर आपको यू नीड टू टेक अ वाइल्ड गैस, देन दैट वाइल्ड गैस शुड बी WEF। सो रिमेंबर दीज रिपोर्ट्स, WEF इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। विद रेफरेंस टू द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट इज़ एन एग्रीमेंट अमंग ऑल द पैसिफिक रिम्स। अब देखो, ऑल द पैसिफिक रिम कंट्रीज एक्सेप्ट चाइना एंड रशिया, मतलब और चाइना रशिया के अलावा भी बहुत देश है भैया जो पैसिफिक रिम है, जो दिस शेयर बॉर्डर विद पैसिफिक रिम, राइट। तो ये स्टेटमेंट को देखते हैं, वापस आते हैं। इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर द पर्पज ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी ओनली। अभी देखो, पहले ये 2015 क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं आपको। इट इज़ एन अलायंस मेंट फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी ओनली, इट इज़ एन स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर द पर्पज ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी ओनली, ओनली गलत, ओनली गलत, समझ रहे हो आप। अब देखो,
ऑल द पैसिफिक रिम कंट्रीज। अब ठीक है, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने न्यूज़ में जरा भी देखा होगा तो आपको पता होगा 11-12 कंट्रीज में था, ये ऑल कंट्रीज में नहीं था। 11-12 कंट्री नहीं है पैसिफिक रिम में, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसका हो जाएगा नीदर वन नॉर टू। तो आप समझ रहे हो ये 2015 का जो क्वेश्चन था, इससे कैसे आपको हेल्प मिली। 3 क्वेश्चन जो हैं वो 2015 के बेसिस पे सोल्व कर चुके हैं हम 2016 में पीवाईक्यू से। तो दिस इज हाउ पीवाईक्यूज हेल्प यू इन फ्यूचर ईयर पेपर्स। ओके, अभी जब ये टीपीपी आई गया है तो पढ़ लेते हैं भैया, क्या पता फिर से आ जाए। टीपीपी क्या है, वॉज, अभी नहीं है ये, क्योंकि ट्रम्प जी ने इससे भी छोड़ के भाग गए थे। वॉज ए प्रपोज ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन 12 पैसिफिक रिंग इकोनॉमीज। अब वो 12 कौन कौन सी हैं, वो ऑस्ट्रेलिया बनी, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है कि सब नहीं है भैया, और चाइना तो है ही नहीं। इन द यूनाइटेड स्टेट द प्रपोजल वाज साइंड ऑन 4 Feb 2016 बट वाज नॉट रेटिफाइड एज अ रिजल्ट ऑफ सिग्निफिकेंट डोमेस्टिक पॉलिटिकल अपोजिशन आफ्टर टेकिंग ऑफिस द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो 16 में बने थे, अभी फिर से बन चुके हैं, फॉर्मली विड्रू द यूएस फ्रॉम टीपीपी इन जनवरी 2017। तो जब ये बना ही नहीं तो वह देश, बचे हुए देशों ने बोला क्या करें भैया। द रिमेनिंग कंट्रीज नेगोशिएटेड अ न्यू ट्रेड एग्रीमेंट कॉल्ड कॉम्प्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप विच इनकॉर्पोरेटेड मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस एंड विद एंटर्ड इन द फोर्स ऑन 30 December 2018। तो यूएस को हटा के उन्होंने बोला हम ठीक है, तुम बताओ भैया, हम अलग बना लेते हैं अपना। तो ये वो जो नया बना था ना टीपीपी, जो उसके कंट्रीज थे वो ये थे। देखो अब इसमें पैसिफिक रिम की कौन कौन से कंट्री नहीं है, ये वाली नहीं है, ये वाली नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत सारे देश हैं जो आप देखोगे नहीं है, तो ऑल पैसिफिक रिम कंट्रीज तो नहीं हुआ ना, तो स्टेटमेंट गलत था। तो ये था टीपीपी, और इसका भी नया जो न्यू वर्जन है इसका वो है कॉम्प्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर टीपीपी, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। यूएस उसमें नहीं है। अभी देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द इंडिया अफ्रीका समिट। अभी इसके ऑप्शन देखो, इट वॉज हेल्ड इन 2015 वॉज द थर्ड सच समिट, ठीक है, पहला पढ़ लो। वॉज एक्चुअली इनिशिएटेड बाय जवाहरलाल नेहरू इन 1951। अभी यार देखो, अगर दूसरा स्टेटमेंट सही होता है ना, कि भाई जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में अगर इनको इनिशिएट किया, तो 65 साल में 3 ही समिट थोड़ी होंगी, कम से कम 5, 10, 15, 20 तो होनी चाहिए थी। तो ये सही है या ये सही है। अब कौन सा सही है वो तो आपको पढ़ते तो पता चलता है। तो सही जो है वो 1 ओनली है, 2 जो है वो गलत है। पढ़ लेते हैं इंडिया अफ्रीका समिट के बारे में, मतलब पढ़ लेना आप, मैं शायद स्लाइड ऐड करना भूल गया हूँ, बट एनीवे जो मैं फाइनल स्लाइड दूंगा उसमें इसकी एक स्लाइड है, मैं ऐड करके दे दूंगा आपको, ठीक है। बट इसमें 1 ओनली करेक्ट है। अब देखो, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ऑफन इन द न्यूज इज a division of WHO, a non-government international organization, an international agency sponsored by the EU, the specialized agency of the UN। देखो बार बार वही, UN की है क्या, नहीं है भैया, स्पॉन्सर्ड बाय यू नहीं है। अब देखो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, एमनेस्टी इंटरनेशनल का क्वेश्चन आया था, ग्लोबल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट था, 2015 का क्वेश्चन आया है, देख लो। तो उसमें एक डी ऑप्शन था, एन इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी टू कैटर टू मेडिकल इमरजेंसी इन वॉर रेवर्स नेशन। ये है भैया डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये है इसका सही आंसर। WHO की डिवीजन नहीं है ये, ठीक है। तो इसीलिए PYQs के ऑप्शन इंपॉर्टेंट हैं, समझ रहे हैं आप। तो 2015 के PYQ से हम 2016 में 4 क्वेश्चन में हमको हेल्प मिल चुकी है। फर्स्ट WTO, दूसरा ये, तीसरा कौन सा था, तीसरा मैं भूल गया, यस, रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक और चौथा जो था वो WTO। ओके, 4 क्वेश्चंस, ठीक है। ठीक है, या चौथा ये कि अब कैसे ऑप्शन से हम एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो वी कैन क्लियरली सी कि हाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस हेल्प्स इन subsequent years. Doctors of Without Borders is non-governmental organization that provides medical aid to people affected by conflict, disaster and epidemics. It is also known as French name, क्या है फ्रेंच नेम वो तो मुझे बोलना नहीं आएगा, बट या यू गेट द पॉइंट। अभी देखो, विद रेफरेंस टू द एजेंडा 21 समटाइम्स इन न्यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पहला स्टेटमेंट सही है। इट ओरिजिनेटेड इन द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन जोहान्सबर्ग 2002। अभी देखो, हमने Rio+20 पढ़ा था ना, तो Rio+20 में हमने बोला था कि उसमें एजेंडा हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन उसी में एजेंडा 21 जो था ना, वो जो फर्स्ट समिट थी 1992, उसी में आया था एजेंडा 21। ये टॉपिक एक्चुअली एनवायरनमेंट का है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे एनवायरनमेंट में, मतलब पता नहीं है यहाँ स्लाइड यहाँ कैसे ऐड हो गई। इसका सही आंसर जो है वो है 1 ओनली,
ठीक है। इट वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ अर्थ समिट ओरिजिनेटेड बाय द यूएन दैट टुक प्लेस इन रियो डी जेनेरो 1992 टू इंक्लूड स्टेक होल्डर्स इन ए नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें 21 जो है दैट रेफर्स टू 21st सेंचुरी, ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज़ बीन सेटअप बाय एपीएफसी। अब भैया पिछले साल 2015 में क्या सवाल आया था, ब्रिक्स का सवाल आया था ना, वो डिक्लेरेशन का। उस डिक्लेरेशन में क्या हुआ था, उस डिक्लेरेशन में न्यू डेवलपमेंट बैंक बना था। देखो, न्यू डेवलपमेंट वाज फर्स्ट कंसीव्ड इन 2012 एंड लीगल एंटिटी 2015 में बना, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। हमने पहले 2015 के क्वेश्चन में पढ़ा था हेडक्वार्टर इज इन शंघाई। तो देखो 15 में अगर आपने पढ़ा होता कि ऑप्शन में कि उस पोर्टल या डिक्लेरेशन में क्या हुआ था, न्यू डेवलपमेंट बैंक बना था, तो आज ये सवाल कर लेते आप, अगर 2016 में अटैम्प्ट दे रहे होते। तो ये एपैक ने नहीं बनाया, ये बनाया ब्रिक्स ने, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, तो ये हो गया 2 ओनली। हेडक्वार्टर शंघाई में हो, बिल्कुल सही है, वो हमने पढ़ा था। वही स्लाइड मैंने रिपीट की है जो 2015 वाले क्वेश्चन में डाली थी मैंने, एनी मेंबर वाला, ठीक है। कोई भी ज्वाइन कर सकता है पर 55% से कम शेयर नहीं होगा, ये सब चीज़ें, ठीक है। हेडक्वार्टर शंघाई में, ये ध्यान रखना इसका आप। सो सी हाउ PYQs आर हेल्पिंग अस। विद ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। अभी इसमें ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत भी हिस्ट्री पता होगी ना, वो हिस्ट्री ये है। रीजनल देखो, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, एक तो पर्पस होगा नहीं, बहुत सारे होंगे। 1981 में बना था। मेंबर कंट्रीज बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड UAE। इसके 6 कंट्रीज हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वही इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, कल्चरल सब कुछ आ जाएगा। ये क्यों बना था, इसका कंटेक्स्ट ये है कि इन द रेस्पॉन्स ऑफ एस्केलेटिंग रीजनल टेंशंस पर्टिकुलरली ईरानियन रिवॉल्यूशन 1979 एंड ईरान इराक वॉर 1980-1988। तो इन्होंने बोला कि भैया ईरान और इराक तुम लड़ते रहो, हम अपनी अलग से काउंसिल बना रहे हैं और जिसमें हम आपस में मिलके प्रोग्रेस करेंगे, तुम आपस में लड़ते रहो। तो ईरान इसका मेंबर नहीं है, तो इसका सही जवाब है ए। इराक भी नहीं है, देखो आप, ये सब कोई मेंबर नहीं है इसका, ठीक है। ये सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, UAE, ओमान, ये 6 कंट्रीज जो हैं उसकी मेंबर हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम बहुत बार न्यूज़ में रहता है। नेक्स्ट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये तो बहुत ही मतलब सिंपल क्वेश्चन है, ये इट्स विद रेफरेंस टू चाइना, कोई भी मतलब नॉर्मल, इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट वाज फुल टॉस। अभी देखो, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द, हम क्या पढ़े थे, IMF की रिपोर्ट्स। IMF के काम क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चेक करना और रिपोर्ट रिलीज करना, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। आ गया ना क्वेश्चन इसके द्वारा, IMF के द्वारा, ठीक है। लेकिन बाकी ऑप्शन देखिए, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, ये तो वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही तो पार्ट है, जो दो थे ID, और इन दोनों को मिला के तो वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन वही है UPSC के पास, घुमा फिरा के वही ऑप्शन है, उन्हीं में से घुमा फिरा के क्वेश्चन बन रहा है। OECD आ गया, ठीक है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक एक अलग ऑप्शन है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका सही आंसर है IMF। अभी देखो, द टर्म रीजनल कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप 2015 में पढ़ा था हमने। एशियान में RCEP चल रहा था, एशियन प्लस 6 फ्री ट्रेड पार्टनर, जिसमें इंडिया निकल गया था, तो 15 में साइन हुआ था। ऑफन अपीयर्स इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द कंट्रीज। अभी देखो, इसका सही आंसर है एशियन, ठीक है। लेकिन बाकी चीज़ें भी है इसमें, ऑप्शन देखो, सार्क आ गया, सार्क हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। G20 इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेते हैं। SCO वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, इनको भी पढ़ लेते हैं। लेकिन ये जो है हमको पता है, देखो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर्स, ये हैं चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। इंडिया निकल गया था, इंडिया वाज अ फाउंडिंग मेंबर बट इंडिया डिसाइडेड टू विड्रॉ, ये हमने पहले पढ़ा था, तो उससे एक क्वेश्चन देखो हो गया हमारा, ठीक है। अब G20 पढ़ लेते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट वॉज फाउंडेड इन 1999 following the Asian financial crisis as a forum for finance ministers and central bank governors to discuss global economic and financial issues। वो फाइनेंशियल क्राइसिस के रिस्पॉन्स में कोई नई बॉडी बनी थी। इट वाज अपग्रेडेड टू द लेवल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट्स। अभी जो हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट, जैसे अपने यहाँ पे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, USA प्रेसिडेंट आते हैं, ये सब आते हैं। इन द वेक ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007 के बाद बोला कि नहीं है भैया, सेंट्रल बैंक गवर्नर से बात नहीं बनेगी, अब तो हेड ऑफ स्टेट्स को बुलाओ। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग एंड स्टैंडिंग ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड गवर्नेंस, ये ठीक है। एनुअल समिट होती है इसकी एनुअली अंडर द लीडरशिप ऑफ रोटेटिंग प्रेसिडेंसी। अभी देखो 2023 में इंडिया में हुई थी, 24 में हुई है ब्राज़ील में। इसको ट्राइका बोलते हैं, प्रीवियस, करंट और आगे का। तो आगे का कौन सा है वो आप पढ़ना, इट इज़ इंपॉर्टेंट। ये ट्राइका का क्वेश्चन देख के पूछ सकते हैं, ट्राइका कंप्लीट करो, इंडिया, ब्राज़ील और उस कंट्री का नाम दे देंगे। तो ये आप गूगल करके देखना कौन है। इसका इंपॉर्टेंस बताता हूँ कि अब सभी कंट्री, सबसे बड़ी बड़ी कंट्री हैं इसमें, है तो 85% ऑफ द ग्लोबल GDP है इसमें, 75% ऑफ द ट्रेड एज वेल एज 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। इसमें जो एक मेंबर है वो EU भी है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो देखो, ये G20 कंट्रीज प्लस द EU, ठीक है, और ये गेस्ट कंट्रीज हैं जो मिलाती हैं। तो इसमें देखो इंडिया, ये सब कंट्री हैं, ये मैप में देख लेना आप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि हर एक कॉन्टिनेंट जो है ना,
उसमें से एक कंट्री है। आप ऐसा मत समझना कि अफ्रीका से कोई नहीं, अफ्रीका से भी देखो ये साउथ अफ्रीका है इसमें, हर इससे हैं दो, इससे दो हैं, एशिया से तो होनी ही होनी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, तो हर एक कॉन्टिनेंट से कंट्री है। और आप याद कर लेना कि एक आप बनाना G7 में कौन कौन सी कंट्री हैं, ठीक है, और G7+8 रशिया कर दे तो G8 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर ब्रिक्स कंट्रीज़, G20 कंट्रीज, ये सब आपको ध्यान रहना चाहिए, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है कौन सी कंट्रीज, ये इसमें से 4 या 5 कंट्रीज कौन सी हैं जो सिर्फ G20 का पार्ट है, तो वो आप उस ऐसे सोल्व कर पाएंगे। हाँ ये है भी यहाँ पे, देखो G7 में कौन सी हैं। G7 में सबसे पहले तो US एंड UK एंड फ्रांस, तो P3 हैं, चाइना और रशिया को निकाल के। फिर ये छोटी मोटी कंट्री यू जो पहले इकोनॉमिक पावर थे, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा, एंड इसको G7 बोलते हैं। अभी रशिया निकल गया तो उसको मिला देते तो G8 हो जाता था, और ये बाकी जो कंट्रीज़ प्लस EU को मिलाएंगे तो उसको G20 बोलेंगे। उसमें देखो EU भी है, EU अलग से एक पार्टनर है G20 में, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लेना, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। एक तो ये देख लेना उसमें एक एक कब बना था, और एक ट्राई का क्या होता है। ये प्रेसिडेंसी में ट्राई का 3 कंट्रीज होती हैं, प्रीवियस कंट्री, क्योंकि 2023 में प्रीवियस कौन सी थी, इंडिया, 24 में करंट ब्राज़ील, और 25 जो इस साल है उसमें कौन सी, तो वो एक गूगल पे करके देखना आप, ठीक है। G20 हो गया। एस बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। इंटर गवर्नमेंटल मतलब बिटवीन गवर्नमेंट्स, पॉलिटिकल, वो मैंने बताया था आपको, मल्टीपल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी सब कुछ हो जाएगा। फाउंडेड इन 2001 बाई कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान एंड तजाकिस्तान, ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे 6। फर्स्ट समिट वॉज हेल्ड इन शंघाई, चाइना 2001। इसके 2 परमानेंट बॉडीज हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो पूछेगा तो अलग अलग का पूछेगा। एससीओ सेक्रेटरीट जो है ना, इसका तो बीजिंग में है, इसको पहले बीजिंग में इसका सेक्रेटरीट है, और दूसरा इसका एग्जीक्यूटिव कमेटी जो ऐसी है ना, उसको रैट्स बोलते हैं, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, वो ताशकंद में है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। न्यू डेवलपमेंट बैंक का शंघाई में है, एससीओ का बीजिंग में है, और रैट्स का ताशकंद में है। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान जो है दे और ऑल्सो ऑफिशियली जॉइंड एससीओ। 2021 में इट वाज अनाउंस दैट ईरान वुड बिकम ए फुल मेंबर ऑफ द एससीओ, ठीक है। तो ये दिस इज अबाउट एससीओ। एससीओ में कौन कौन सी कंट्री हैं, अभी इंडिया, पाकिस्तान और ईरान भी हैं। हेडक्वार्टर जो है इसका बीजिंग में है, रैट्स का ताशकंद में है, 2001 में बना था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है एससीओ के बारे में। एंड ये सब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी तो इसमें होता ही है। अभी देखो ये सिंपल क्वेश्चन है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च्ड एट द, ये उस टाइम पे पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के टाइम पे लॉन्च हुआ था। इट वाज वेरी मच इन न्यूज़, ये पहला स्टेटमेंट सही है। अभी दूसरा देखो, द अलायंस इंक्लूड्स ऑल द मेंबर्स। ऑल द मेंबर्स तो कैसे हो जाएंगे भाई, हो सकता है ना कुछ देश ऐसे हैं जो इंडिया कुछ भी करे उसका विरोध करेंगे, नहीं भैया जो इंडिया करेगा वो हम नहीं करेंगे, तो वो आएंगे ही नहीं। तो ऑल मेंबर्स नहीं है, जो शामिल हो जाता है वही, तो 2 गलत हो गया, तो इसका 1 ओनली हो गया। इट्स वेरी सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन करंट। तो 2016 तक के हमने कर लिए हैं, 17 के कर लेते हैं अभी। देखो 17, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। अभी तो किया भैया, क्या, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। 16 का PYQ 17 में काम आ गया, ठीक है। ऑप्शन देखो, WHO, ह्यूमन राइट्स, UN, मतलब बड़ी बड़ी बॉडी जाती हैं ऑप्शन में, ऐसे ही कुछ भी नहीं, कुछ टुच्ची मुच्ची बॉडी नहीं आ जाएगी। डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटेजी, ये देखो, ये इसका सही आंसर EU है, लेकिन आप ऑप्शन देखो, एशियान जो हम पढ़ चुके हैं, ब्रिक्स जो हम पढ़ चुके हैं, G20 जो हम पढ़ चुके हैं, EU हम, मतलब मैं आपको एक स्लाइड देता हूँ, और मतलब ये EU को पढ़ाने के लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बैठ के 1 घंटे का वीडियो बना देंगे EU पे, लेकिन आई डोंट थिंक कि EU इज़ इंपॉर्टेंट। आपको इतना ही पता होना चाहिए कि ये 27 कंट्री है, इसमें कुछ में यूरो चलता है, कुछ में यूरो नहीं चलता है, और ब्रिटेन जो इससे अलग हो चुका है, बस इट्स नॉट मोर देन दैट। बट मेन जो पर्पज है वो ये होना चाहिए। ये देखो, आप ऑप्शन देखो, इसका सही आंसर EU है। ऑप्शन देखो, एशियन, हर कितने ऑप्शन एशियन आता है, ब्रिक्स कितने ऑप्शन में आता है, G20 भी आ रहा है बार बार अभी। दिस इज द थिंग दैट यू शुड फोकस। अभी देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट आर पीरियडली हेल्ड अंडर द एजिज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। देखो क्वेश्चन में वही है ना, यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन है कि नहीं है, उसके अंडर है कि नहीं है, उसको रिपोर्ट करता है कि नहीं है। देखते हैं, आते हैं उस स्टेटमेंट पे। द इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल्स इज एन ऑर्गन ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये स्टेटमेंट जो है ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका आंसर है नीदर 1 नॉर 2। देख लेते हैं कैसे। न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट जो थी वो ओबामा जी करवाते थे। सेमी एनुअल वर्ल्ड समिट एम्ड एट प्रिवेंटिंग न्यूक्लियर टेररिज्म अराउंड द ग्लोब। अमेरिका लगता था कि हम समिट कराएंगे, न्यूक्लियर टेररिज्म रोकेंगे। फर्स्ट समिट जो 2010 में हुई थी, सेकंड 12 में हुई थी, और शायद थर्ड 14 में हुई थी, उसके बाद बंद हो गई है। फाइनल समिट फोर्थ 16 में हुई, उसके बाद सब बंद। और ये UN के अंडर नहीं है, इतना ही इसका मतलब कार्यकाल था इस समिट का। 2016 में लास्ट समिट हुई थी, इसलिए 2017 में क्वेश्चन आ गया। अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको फिर भी, क्योंकि क्वेश्चन में आया है।
अब ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट सीक्स टू, अभी एटॉमिक वाला क्या करेगा, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड टू इमिट इनहेबिट इट्स यूज फॉर एनी मिलिट्री पर्पज, कि भैया बम मत बनाओ, बिजली बनाओ, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन्स। इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1957 एज वर्ल्ड्स एटम्स फॉर पीस। ये कीवर्ड ध्यान रखना, जैसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में क्वेश्चन आया ना, वैसे पूछ ले कि व्हाट इज which organization is known as world's atoms for peace organization within the UN, okay? It is governed by its own founding treaty and statute of the IAEA. It reports both to UNGA and UNSC and its headquarters is at the UN office at Vienna. It was awarded, अब नोबेल पीस प्राइज तो मिलेगा उसको, प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स वालों को भी मिला था, एटॉमिक एनर्जी को भी मिलेगा। 178 मेंबर स्टेट्स हैं, इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर है। इट्स implements comprehensive safeguards agreements mandated by the nuclear non-proliferation treaty which serves as the first line of defense against, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, ठीक है। तीसरा जाए इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसल मटेरियल्स, ये जो है ये इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स फ्रॉम 17 कंट्रीज़ हैं, ये कंट्रीज जो हैं वो ये है, इसमें इंडिया भी है। इट एम्स टू एडवांस इंटरनेशनल इनिशिएटिव सिक्योर एंड शार्पली रिड्यूस ऑल स्टॉक्स ऑफ हाईली एनरिच्ड यूरेनियम एंड सेपरेटेड प्लूटोनियम द की मटेरियल्स in the nuclear weapon and limit any further production. The panel produces the global fissile material report which summarizes new information. मतलब वो रिपोर्ट देती है, लेकिन समझने वाली बात ये है कि इट इज़ नॉट एन ऑर्गन ऑफ IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की ऑर्गन नहीं है ये हमको ध्यान रखने वाली बात है। अभी ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो है ये क्या है, इसका सिंपल सा ये है कि इट इज़ अ ग्लोबल कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म दैट इंटीग्रेट्स एफर्ट्स टुवर्ड्स प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन सस्टेनेबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड इमर्जिंग मार्केट्स। ये वर्ल्ड बैंक के ऊपर है ध्यान, अभी आपको इसमें पता होता ना कि सिर्फ वर्ल्ड बैंक है तो इसको कर देते हैं आप। ये OECD का नहीं है, OECD यूंगटाड इसका भी नहीं है, एशियन का भी नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक का है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, मतलब ये उस टाइम न्यूज़ में था तो आपको पता होता तो कर देते आप, लेकिन ध्यान रखने वाली बात फिर वही ऑप्शन है कि एशियन आ रहा है बार बार, वर्ल्ड बैंक आ रहा है, OECD आ रहा है, ठीक है। ये अब देखो, कंसिडर द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। इनॉग्रल वाज हेल्ड इन 2015, मतलब कि अभी अभी शुरुआत हुई है इसकी। इज अ वॉलंटरी इनिशिएटिव दैट सीक्स टू इंक्रीज मैरीटाइम कोऑपरेशन अमंग नेवीज ऑफ द लिटरल स्टेट्स ऑफ द इंडियन ओशन रीजन। अब देखो नेवल है ना, नेवल तो नेवल एक स्पेसिफिक नीश हो गया ना, तो उसमें ये स्टेटमेंट ठीक हो सकता है, ठीक है। अभी देखो एक क्वेश्चन मैंने बताया था पहले भी आपके आया था, इंडियन ओशन रीजनल कोऑपरेशन 2015 का क्वेश्चन, कि इट वॉज एस्टेब्लिश वेरी रिसेंटली, इट इज एन अलायंस मेंट फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी ओनली। तो इसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी ओनली था क्योंकि इट्स एन, इसके ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि इसके नाम में कोऑपरेशन है, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे नहीं है, लेकिन इसमें क्या है नेवीज नेवल, तो ये टू सही हो सकता है। अभी रिसेंटली मतलब 2015 में इनॉग्रल हुआ कि नहीं वो देख लेते हैं। अभी इनॉग्रल जो है 2008 में हुआ था, तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, ओके। एंड इट सीक्स टू प्रमोट, तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट हो गया इसका। तो देख रहे हो आप, ये जो 2018 में क्वेश्चन आया है 17 में, ये 2015 के क्वेश्चन से कितना मिलता जुलता है, सेम लाइन ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो उसमें पाकिस्तान नहीं था, इसमें पाकिस्तान भी है, ये एक गौर करने वाली बात है। इसमें पाकिस्तान नहीं था इंडियन ओशन टीम एसोसिएशन में, इसमें पाकिस्तान है, तो ये ध्यान रखना कभी एलिमिनेशन में काम आ जाए तो, ठीक है। ये इसके बारे में है। ये ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, दिस वाज आल्सो ऑल करंट बेस्ड, ये यूरोपियन यूनियन का है, लेकिन फिर भी ऑप्शन आप देखो, GCC आ रहा है, OECD आ रहा है, SCO आ रहा है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अभी देखो, इंडिया हैज़ रेटिफाइड द ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट एट WTO, ये सही, बिल्कुल सही है, ये उस टाइम करंट में न्यूज़ में था। इट इज़ अ पार्ट ऑफ बाले मिनिस्ट्रियल पैकेज 2013, उस टाइम न्यूज़ में था। ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इट केम इनटू इफेक्ट इन जनवरी 2017। ये यहाँ पे UPSC ने थोड़ा सा ट्रिक खेल दिया, ये स्टेटमेंट 3 जो है रॉन्ग है, तो 1 और 2 सही है इसका, इसलिए ये आया था 2017 में, क्योंकि हमने ये इट केम इनटू इफेक्ट इन जनवरी 2017, नॉट 2016। तो दिस इज़ वाई दिस ओल्ड मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस केम इन UPSC, वैसे नहीं आता। तो ये अगर आपको स्टेटमेंट करंट के बेसिस पे पता होता तो आप कर देते। बाकी WTO जो है वो डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, तो 2017 के क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, अभी लगे हाथ 2018 के भी कर लेते हैं। Which are the consequences of a country becoming the member of the nuclear suppliers group? It will have access to the latest and most sufficient nuclear technology। अब देखो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप कुछ देगा है ना भैया, अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसी के पास होगी। इट ऑटोमेटिकली बिकम्स ए मेंबर ऑफ द ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर। देखो ऑटोमेटिकली नहीं बनती है, ये हमने पढ़ा था कि
जो ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन है वो इट रिकॉग्नाइजेज न्यूक्लियर वेपन स्टेट एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, ठीक है। तो कोई भी कंट्री न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप ज्वाइन करिए तो ऑटोमेटिकली नहीं बनती है, तो स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 सही हो जाएगा। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप जो है ग्रुप ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर कंट्रीज दैट सीक्स टू कंट्रीब्यूट टू द नॉन, वही बात होगी कि न्यूक्लियर वेपन्स कम करो, नॉन प्रोलिफरेशन थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गाइडलाइंस फॉर द न्यूक्लियर एक्सपोर्ट, की एक्सपोर्ट मत करो न्यूक्लियर चीज़ें, और न्यूक्लियर रिलेटेड एक्सपोर्ट मत करो मतलब रिलेटेड टेक्नोलॉजी भी एक्सपोर्ट मत करो। इट वॉज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट वॉज सेटअप इन द रेस्पॉन्स ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट दैट वॉज कंडक्टेड इन 1974, ठीक है। द एम ऑफ द एनएनसी इज टू एंश्योर दैट न्यूक्लियर ट्रेड फॉर पीसफुल पर्पस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ये ऐसा मत नहीं बोलता कि पीसफुल यूज मत करो, बिजली बनाओ लेकिन बम मत बनाओ। द ग्रुपिंग हैज 48 पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट्स एंड द यूरोपियन कमीशन एक्ट्स एज एन ऑब्जर्वर। सिंस 2008 इंडिया हैज सॉट मेंबरशिप, इंडिया को चाहिए मेंबरशिप की भैया वी आर ऑल्सो ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट, न्यूक्लियर पावर स्टेट, बट एंड वी आर ऑल्सो ए रेस्पॉन्सिबल स्टेट एज वेल, वी आर सीकिंग मेंबरशिप ऑफ दिस ग्रुप। द सेम ईयर एनएसजी ग्रांटेड इंडिया क्लीन वेवर, क्लीन वेवर क्यों कि इंडिया यूएस जो न्यूक्लियर डील हो रही थी उसमें अगर इंडिया को वेवर नहीं मिलता तो यूएस इंडिया में न्यूक्लियर कोलैबोरेशन नहीं हो सकता था, तो इसीलिए इसको एग्जिस्टिंग रूल से वेवर मिला विच फॉरबिड्स न्यूक्लियर ट्रेड विद कंट्री विच हैज नॉट साइन नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अभी एनएसजी जो होता है ना उसमें क्या होता है कि अगर किसी कंट्री ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं की तो उसके साथ वो ट्रेड नहीं करेंगे, इंडिया ने नहीं कर रखी वो ट्रीटी साइन, इसलिए इंडिया को वेवर मिला फॉर इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर ड्यूल, ठीक है। द वेवर पेड द वे फॉर इंडिया टू एंगेज इन न्यूक्लियर ट्रेड एंड लेड टू द इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर ड्यूल। इंडिया हैज सिंस साइंड सिविलियन न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद यूएस, यूके, फ्रांस, कनाडा, सबके साथ कर लिया, मतलब अलग अलग कंट्रीज के साथ जो मेजर न्यूक्लियर पावर्स हैं उनके साथ। Their drive for India's membership got a decisive boost when US declared support for India joining the Quartet of Multilateral Export Control। ये क्वार्टेट क्या है बताता हूँ मैं, 4 बॉडीज को बोलते हैं। यूएस प्रपोज केस फॉर कंट्री स्पेसिफिक रादर देन क्राइटेरिया बेस्ड अप्रोच की। भैया क्राइटेरिया ऐसा मत रखो कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो साइन नहीं करता उसको एक्सपोर्ट करेंगे नहीं, कंट्री वाइज देखो। कोई कंट्री जो है बदमाश है, कोई कंट्री जो है रेस्पॉन्सिबल है, विच हैज़ ए वेरी पीसफुल हिस्ट्री, विच इज़ ए वेरी रेस्पॉन्सिव इन द यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, तो उस हिसाब से डिसाइड करो आप ना। ऑन द आर्ग्यूमेंट दैट इंडियाज न्यूक्लियर रिकॉर्ड एंड कमिटमेंट टू नॉन प्रोलिफरेशन नॉर्म्स क्वालिफाइड इट एज अ लाइक माइंडेड कंट्री टू ज्वाइन द एनएसजी। तो भैया जब सब सपोर्ट कर रहे हैं तो ज्वाइन क्यों नहीं कर रही इंडिया, क्यों नहीं कर रही? बिकॉज एनएसजी जो है उसमें किसी भी देश के एडमिट होने के लिए जो इसके 48 मेंबर नेशंस है ना, सबकी सहमति जरूरी है। एक ने भी मतलब टांग अड़ा दी तो नहीं ज्वाइन कर पाएगा। तो टांग अड़ाने वाला देश कौन सा है वो आपको पता ही है, एक ही है, चाइना। China has relied on an obstructionist argument claiming that a compulsory requirement for energy membership is that they must signatory of the NPT। और NPT के बारे में इंडिया ने बोल दिया है कि ये तो भैया भेदभाव करती है, इट्स डिस्क्रिमिनेटरी, इट क्रिएट्स न्यूक्लियर हैव्स एंड हैव नोट्स, जो हमने पहले पढ़ाई है, ठीक है। तो मेंबरशिप ऑफ एनएसजी विल इंक्रीज इंडियाज एक्सेस टू स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, वो हमने पहले पढ़ी लिया है, तो ठीक है। इंडिया क्यों नहीं बन पा रहा है? ये सप्लायर ग्रुप क्या होता है? इट वॉज सेटअप इन द रेस्पॉन्स ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट। इसमें किससे ट्रेड करते हैं? जो एनपीटी का सिग्नेटरी हो, लेकिन इंडिया गोट अ वेवर। दिस इज अबाउट एनएसजी। अब वो जो मैंने आपको कहा ना, ये जो क्वारलेट ऑफ मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है, ये क्या होता है? ये क्या मतलब? ये 4 प्राइमरी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स दैट कोऑर्डिनेट एक्सपोर्ट कंट्रोल्स ऑन सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, द ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम एंड द वासेनर एग्रीमेंट। तो ये 3 जो है ना, बाद में इनका तो इंडिया मेंबर बन चुका है, ये एनएसजी में नहीं बन पा रहा है ड्यू टू चाइना। अभी थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। द ऑस्ट्रेलिया ग्रुप इज एन इनफॉर्मल फोरम ऑफ कंट्रीज विच थ्रू द हार्मोनाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट कंट्रोल सीक्स टू एंश्योर दैट एक्सपोर्ट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन। एक चीज़ याद रखनी, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स के एक्सपोर्ट कंट्रोल के लिए ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है बस। द फॉर्मेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया ग्रुप इन 1985 वॉज प्रमोटेड बाई इराक यूज ऑफ। अब कैसे बनेगा? किसी ने केमिकल बम फोड़ा होगा तो उन लोगों को लगा कि ऐसा ग्रुप बनाओगे जिससे केमिकल जो पार्टिकल्स के एक्सपोर्ट वगैरह से बम नहीं बन पाए। इंडिया जो है ज्वाइन कर चुका 2018 में। इंडिया इज ए मेंबर केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ये 3 कॉम्बिनेशन याद रखना। ओके, तो MTCR क्या है? MTCR इज इट्स एन इनफॉर्मल एंड वॉलंटरी पार्टनरशिप अमंग 35 कंट्रीज टू प्रिवेंट द प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल्स एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स टेक्नोलॉजी कैपेबल ऑफ कैरिंग ग्रेटर देन 500 kg पेलोड for more than 300 kilometers। तो members are thus prohibited from supplying such missiles and UAV systems that are controlled by the MTCR to non। ठीक है, ये the decision are taken by consensus। इंडिया was included। भैया इंडिया 2016 में मेंबर बन गया था, इसमें भी कंसेंसस से डिसीजन लेते हैं। तो कंसेंसस से डिसीजन लेते हैं तो चाइना ने टांग क्यों नहीं अड़ाई? भैया चाइना खुद ही मेंबर नहीं है इसका, अब चाइना को हम भी नहीं आने देंगे। फिर आता है वासेनर एग्रीमेंट।
is a voluntary export control regime. The arrangement, formally established in July 1996, has 42 members who exchange information on transfer of conventional weapons and dual use goods. ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में क्या था, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स. वासिनार में क्या है, ड्यूल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज. ड्यूल यूज रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ अ गुड और टेक्नोलॉजी टू बी यूज फॉर मल्टीपल पर्पजेज, मतलब बहुत पीसफुल एंड मिलिट्री. इंडिया वर इंडक्टेड इन 7 दिसंबर 2017 एंड 42nd मेंबर. तो इंडिया वासिनार का मेंबर है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम का मेंबर है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का मेंबर है, एनएसजी का मेंबर नहीं है भैया. एनएसजी में जो है चाइना ने टांग अड़ा रखी है, तो इसका मेंबर इंडिया नहीं है. ठीक है, अभी ठीक है भैया. अगला क्वेश्चन करते हैं. द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स बाय विच इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. तो भैया ये तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट करता है, इसको याद ही करना है, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप. द टर्म टू स्टेट सोल्यूशन इज समटाइम मेंशन इन द न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ. ये तो इसराइल के कंटेक्स्ट में है, आपको पता ही है. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 138 एंड 182 आर रिलेटेड टू. ये इट वाज वेरी मच इन न्यूज. दीज आर रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर बिकॉज दे वर साइंड बाय इंडिया. ये अडेप्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बाय ग्लोबल, ये तो ये आईएलओ का क्या काम है इसमें, ये तो डब्ल्यूटीओ का काम हो गया, यूएन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज का आएगा. फूड प्राइसेस, ये तो क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का काम होगा ना. ये तो जेंडर पैरिटी, इसमें भी आईएलओ हो सकता है, लेकिन इसमें ये नहीं है. तो ए और डी में आप कन्फ्यूज हो सकते थे. सही इसका आंसर ए है. देखो ये कन्वेंशन ये हैं, आईएलओ पढ़ लेते हैं पहले. द आईएलओ वाज क्रिएटेड इन 1990 एज पार्ट ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज दैट एंडेड वर्ल्ड वॉर 1 टू रिफ्लेक्ट द बिलीव दैट यूनिवर्सल एंड लास्टिंग पीस कैन बी अकम्प्लिश्ड ओनली इफ इट्स बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस टू इम्प्रूव होना चाहिए, टू इम्प्रूव लेबर कंडीशंस एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. इन 1946 आफ्टर द डिमाइस ऑफ लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशन तो खत्म हो गया था, यूएन बन गया था. आईएलओ बिकेम द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी एसोसिएटेड विद द यूएन. तो यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये. जो 1990 वाली ऑर्गेनाइजेशन थी उनमें यही बची थी, बाकी सब खत्म हो गई थी. इट इज़ द ओनली ट्राइपार्टाइट यूएन एजेंसी. मतलब यहाँ पे कौन कौन है, वर्कर्स भी हैं, एम्प्लॉयर्स भी हैं और गवर्नमेंट्स भी हैं. 3 लोग आपस में मिलकर डिसीजन लेते हैं. हेडक्वार्टर जो है इसका जेनेवा में है. इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, 187 मेंबर्स हैं. ये चीज़ें इसके बारे में याद रखने वाली हैं. इसके कन्वेंशंस हैं. कन्वेंशन मतलब ये आईएलओ बैठ के कुछ कन्वेंशन साइन करते होंगे कि भैया लेबर कंडीशन इंप्रूव करने के लिए सारी पार्टीज साइन करो. 8 फंडामेंटल कन्वेंशंस हैं. दे फॉर्म अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क एंड देयर रेटिफिकेशन इज एन इंपॉर्टेंट साइन ऑफ मेंबर स्टेट्स कमिटमेंट. ये कौन कौन से हैं, फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन, एबोलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन, इक्वल रेन्यूमिनेशन कन्वेंशन, डिस्क्रिमिनेशन कन्वेंशन, मिनिमम वेज कन्वेंशन, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन. तो जो है भैया कौन कौन से पूछे थे, देखो 138 और 182. मिनिमम एज कन्वेंशन और चाइल्ड लेबर, तो इट्स रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर. फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ऑर्गेनाइज कन्वेंशन, रूल टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग. ये इंडिया ने साइन नहीं किए हैं क्योंकि उसकी कुछ ट्रीटीज़ थी वो इंडिया को एग्री नहीं करता है कि ये थोड़ा ठीक नहीं है. तो इंडिया ने अभी ये साइन नहीं किए हैं. ठीक है. उसके बाद इन द इंडियन कंटेक्स्ट व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ रेटिफाइंग द एडिशनल प्रोटोकॉल बाय द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. अभी हमने पढ़ा था ना इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कि भैया क्या इंटर गवर्नमेंट सीक्स टू प्रमोट पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. ठीक है. अब ये ऑप्शन देख लेते हैं. द कंट्री विल हैव द प्रिविलेज टू बाई यूरेनियम फ्रॉम द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप. ये कौन सा है, ये तो कौन सा है, एंड नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करेगा तब मिलेगा ना उसको एनर्जी के. तो अभी पढ़ा हमने. द कंट्री ऑटोमेटिकली बिकम्स अ मेंबर ऑफ एनर्जी. नहीं भैया ये भी नहीं है, ये भी नहीं पढ़ा हमने. ये 2 में कन्फ्यूजन है. अब देखो, द मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस कम अंडर द इंस्पेक्शन ऑफ IAEA, द सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स कम अंडर द IAEA सेफगार्ड. अब यार कॉमन सेंस से सोचो, कोई भी कंट्री कुछ भी साइन कर ले, ऐसा कुछ वो कभी साइन करेगी कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो है वो बाहर के किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा. इट इज़ द वायलेशन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ ए नेशन. उसके मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो है, अदरवाइज तो सबको पता चल जाएगा कौन मिलिट्री में क्या बन रहा है, क्या प्रोग्रेस हो रही है, ये कभी भी अंडर नहीं आएगा. तो कॉमन सेंस से आप कर सकते थे कि हाँ भाई सिविलियन जो है या IAEA के सेफ गार्ड में आ जाएंगे. और अब आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ही चाहिए क्या होता है. तो देखो ये PIB का मैंने नोट डाल दिया है. इंडिया डिसाइडेड टू रेटिफाई अ प्रोटोकॉल एडिशनल टू एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द IAEA फॉर एप्लीकेशन ऑफ सेफ सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़. ठीक है. तो ये इसका सही जवाब है भैया, ए ओनली. ये बाकी सब गलत हैं. तो ठीक है. विच ऑफ द आर फ्री ट्रेड. अब देखो एशियान में क्या पढ़ा था हमने कि एशियान प्लस उसके 6 फ्री ट्रेड पार्टनर्स जो थे उन सब ने मिलकर RCEP का जो है प्रोग्राम चालू किया था. बाद में इंडिया निकल गया था बाहर, तो बच गए थे 5. उन सब ने मिलकर RCEP बनाया फिर बाद में ना. तो वो कौन कौन से थे मैंने बताया था आपको. तो विच कौन से हैं भैया, ऑस्ट्रेलिया था भैया, चाइना था भैया, इंडिया था भैया, जापान था भैया. ये कनाडा और US का कोई काम नहीं है, ये नहीं थे.
कौन से हैं भैया? 1345, 1345 ये हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमने आरसीपी पढ़ा था, एशियन पढ़ा था, तो हमको याद रह जाएगा। तो हम जो है इसको पढ़ लेंगे भैया, इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लेंगे। सो दिस इज़ हाउ PYQs हेल्प यू, द एक्यूमुलेटेड नॉलेज हेल्प्स यू इन अटैम्प्टिंग क्वेश्चंस विद बेटर कन्विक्शन, और जो है सही होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। अच्छा ये फिर से आ गया, 2016 का क्वेश्चन है, ये आया था, इसमें हमने पढ़ा था कि एशियन एंड आरसीपी में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर्स ये ठीक है, ओके। तो ठीक है, मतलब अभी ये 2018 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ठीक है। तो हमने 2014 से 2018 तक 2014 से 2018 तक के क्वेश्चन, जो IR के क्वेश्चन हैं वो कर लिए हैं 5 साल के। अभी वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए बाकी जो 6 साल बचे हैं 19, 20, 21, 22, 23, 24, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। वो वीडियो भी आ जाएगा कुछ दिन में। तब तक के लिए आप ये देखिए, एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशंस और फीडबैक फॉर अस गाइज, देन प्लीज़ डू शेयर इट इन द कमेंट्स। ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ कीप स्टार्ट प्रिपेयरिंग डेडिकेटेडली फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि ये 10-100 दिन के अराउंड ही बचे हैं, एंड ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट गाइज।